अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्कशन फोरम में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एस्टीम एंड द रोल ऑफ अ मुस्लिम वुमेन और इसको प्रेजेंट करेंगी हिना असद और जोया एहसन फ्रॉम कम्युनिटी 18 ग्रुप 8। ओवर टू यू हिना, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। जी हिना। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम सेल्फ एस्टीम एंड रोल ऑफ ए मुस्लिम वुमेन पे ख़ास तौर पे बात करने जा रहे हैं और मेरे साथ प्रेजेंट करेंगी ज़ोया एहसन एंड अनफॉर्चुनेटली मरियम ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ वो हमें जॉइन नहीं कर पाई और हमारे कैप्टन हैं अली इमरान। इसमें जो आज हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है सेल्फ एस्टीम है, कुछ कॉजेज़ उसके साइन और जो आजकल हमारे हालात हैं मुसलमान ख़वातीन के और असल में सेल्फ एस्टीम कैसी होनी चाहिए जिसमें आपको मैं हायरार्की ऑफ नीड्स मैस्लो के ट्रायंगल से और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से कंपैरिज़न करके हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हम फिर ये देखेंगे कि सहाबियात की ज़िंदगी में से हम हाई सेल्फ एस्टीम की क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं कि हम भी अपने आप को और अपनी बच्चियों को उस पे ट्रेन कर सकें। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्फ एस्टीम क्या होती है। सेल्फ एस्टीम से पहले भी एक स्टेप आता है जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, लेकिन वो हम आगे जाके आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेल्फ एस्टीम जो होती है वो एज़ अ पर्सन आपको डिस्क्राइब करती है आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स को, आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को कि आपका कितना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। और आया कि आप अपने आप को पसंद करते हैं, आप अपनी गट फीलिंग्स को ट्रस्ट करते हैं, अपने डिसीजंस पे किस पे डिपेंड करते हैं, लोगों पे या अपने आप पे। आप अगर कोई फ़ैसला ले लेते हैं, तो आप अप्रूवल अपने अंदर से ढूँढते हैं कि लोगों से लेते हैं और आप लोगों की जजमेंट पे बेस करते हैं अपने डिसीजंस का या आपको नहीं परवाह होती कि लोग क्या सोचेंगे और अगर कोई काम आपको ठीक लग रहा है, तो आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपने इर्द-गिर्द के लोग जो हैं अफ़ेक्ट करते हैं। तो बेसिकली सेल्फ एस्टीम ये होती है, अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर पाई जाती हैं, तो आप एक सेल्फ एस्टीम आपकी हाई होती है और अगर नहीं, तो एक लो सेल्फ एस्टीम का इंसान होता है वो। अब ये किस एज में स्टार्ट होती है और इस एज को देखना और इस एज के अंदर अपने बच्चों की परवरिश करना क्यों ज़रूरी है, इसकी थोड़ी-सी डिटेल में हम जाते हैं। सेल्फ एस्टीम जो है एक बच्चे की जब वो 4 साल का होता है, 3 से 4 साल का, वहाँ से शुरू होती है क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान की फ़ितरत में ये रखा है कि वो बाय नेचर एक इंडिविजुअलिटी अपनी अपनी पहचान बनाना चाहता है। और सर्वाइवल भी इसी में ही होता है इंसान का। तो जब एक बच्चा 4 साल का होता है तो वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह अपने वालिदैन को रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। और उसमें वो ये क्या करता है कि अपने पेरेंट्स के जो फ़ियर्स और फ़ैसिनेशंस उनसे वो उनके ट्रेड्स, उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस और उनकी कही हुई बातों को वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। और अगर आप थोड़ा-सा इसको एक्सटेंड करें तो अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी बातें, उनके एक्शंस, उनके जो तौर-तरीके हैं, वो भी एक बच्चे को असरअंदाज़ करते हैं। तो इसलिए ये स्टेज बहुत ज़रूरी है, इसमें देखना पड़ता है कि वालिदैन अपने आप को चेक करें कि उनके फ़ियर्स किस चीज़ पे हैं और उनकी फ़ैसिनेशंस किस चीज़ पे हैं। अगर तो हमारे फ़ियर्स और फ़ैसिनेशन कुरान के मुताबिक हैं, तो हम एक बहुत अच्छा हाई सेल्फ एस्टीम का एक बच्चे को परवान चढ़ा सकते हैं, उनकी परवरिश कर सकते हैं। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है कि अगर मदर के अंदर ट्रेट्स हैं बुज़दिली के, तो आपका बच्चा भी वो आपसे वो ट्रेट ले लेगा। अगर आपकी माँ के अंदर आपके अंदर बुज़दिली नहीं है, आप बहादुर हैं, तो आपका बच्चा भी आपसे वही ट्रेट ले लेगा। तो इस एग्ज़ाम्पल से हमें समझ आता है कि हमारे फ़ियर्स और फ़ैसिनेशंस कुरान के मुताबिक होना कितना ज़रूरी है। अब अगर आप एक बच्चे की साइकोलॉजी को समझें, तो एक छोटा बच्चा पिक्चर्स के थ्रू अपनी इमेजिनेशन करता है और उस इमेजिनेशन में उसको एक कैरेक्टर चाहिए होता है उसका अल्फ़ा जिसको उसने फ़ॉलो करना होता है। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी आँखें बंद करें और 2 मिनट के लिए सिर्फ़ ये इमेजिन करें कि मैं आपको एक वर्ड देती हूँ और आपके ज़हन में क्या आता है? जैसे कि रेड रोज़।
तो आप देखेंगे कि आपके ज़हन में, किसी के ज़हन में लाल रंग आएगा, किसी के ज़हन में रेड फ्लावर आ जाएगा, किसी के ज़हन में उर्दू में लिखा आ जाएगा। तो पिक्चर्स के थ्रू हमारा माइंड उस चीज़ को इमेजिन करता है। इसी तरह एक बच्चे का माइंड सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू देखता है और वो उस कैरेक्टर को बनाता है और उसके बाद वो वैलिडेट कराता है लोगों से। और अगर वो कैरेक्टर ठीक है और अगर वो कैरेक्टर पेरेंट्स उसको वैलिडेट कर दें, उस कैरेक्टर को, तो बच्चे के लिए वो उसका अल्फ़ा बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो कहीं न कहीं से वैलिडेट करा के, सही हो, गलत हो, उसको अपना अल्फ़ा बना लेता है। तो इसीलिए ये स्टेज बहुत क्रूशियल होती है एक बच्चे की सेल्फ़ एस्टीम को बनाने में और उसको ऊपर लेके जाने में। तो अब हम देखते हैं कि कुछ कॉज़ेज़ क्या होती हैं लो सेल्फ़ एस्टीम की। जी, ज़ोया, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो आपके सामने कॉजेज लिस्टेड हैं लो सेल्फ एस्टीम के, इसमें जो सबसे ज्यादा क्रूशल जो कॉन्सेप्ट है वो है बिलीफ सिस्टम का। अगर जो कि बाकी चीजें जो हैं सारे के सारे अदर कॉजेज, वो सारे के सारे डिपेंडेंट हैं बिलीफ सिस्टम के ऊपर। अब बिलीफ सिस्टम होता क्या है और वो कैसे बनता है? बिलीफ सिस्टम इंसान का तरबियत से बनता है, जो कि उसके पेरेंट्स ने उसके साथ की होती है। अब इंसान ये सोच रहा होगा कि तरबियत कैसे की जाए। अक्सर हमारे दरमियान जो पेरेंट्स होते हैं वो पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से, यार तरबियत करो कहते हैं, लेकिन करे तो कैसे करें? इसका जो सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका वो ये है कि इंसान अपने बच्चे के साथ अगर पॉजिटिव ताल्लुक बना ले। क्योंकि आप खुद भी अगर इमेजिन करें और सोचें थोड़ी देर के लिए, तो इंसान सबसे ज्यादा किससे तरबियत लेता है? इंसान उसी से तरबियत लेता है जिससे उसके साथ जिसका उसके साथ ताल्लुक अच्छा हो। तो अगर बचपन में माँ बाप ने अपने बच्चे के साथ एक अच्छा और पॉजिटिव ताल्लुक बनाया है, तो वो चाहे किसी तरह की भी तरबियत कर दें बच्चे की, वो बच्चा उसी उसी एंगल में जाएगा। अच्छा, तरबियत करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या स्टेप लेना होता है? आपने अपने बच्चे का फेवरेट बंदा बनना पड़ता है। और ये एक इवेंट से नहीं होता, आपको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस के जरिए ये एक रिश्ता बनाना पड़ता है अपने बच्चे के साथ। जैसे कि अगर बच्चा है, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो वो उसके बारे में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे सहम जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ। तो वो क्या करता है, बच्चा हर किसी के बारे में ना एक पॉजिटिव या नेगेटिव एक पर्सपेक्टिव दिमाग में बना लेता है कि यार नहीं, मैंने इसके साथ खेलना है, इसके साथ मैंने नहीं खेलना। लेकिन माँ बाप उसकी जिंदगी में ऐसे एंटिटी होते हैं जो अगर उसको हर्ट करें और उसके साथ अगर रिलेशनशिप में थोड़ा मसले आ रहे हैं और वो तकलीफ भी दे रहे हैं अगर कभी कभी बच्चे को, तो वो बार बार अपने माँ बाप को चांस देता है। क्योंकि वही उसकी कुल कायनात होती है और वहीं से वो अपने सारी की सारी जो है तरबियत का कोर्स जो कि इंस्टॉल कर रहा होता है अपने दिमाग में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ताल्लुक ना बनने की क्या रीजंस होती हैं, किसी भी बच्चे के साथ एक माँ बाप का ताल्लुक कैसे नहीं बनता, उसमें जो सबसे ज्यादा क्रूशल है वो ये है कि बच्चे को रिस्पेक्ट ना देना, उस पर तंज करना, उसको क्रिटिकली देखना, हर वक्त कंपैरिजन करना या बुली करना। तुम्हारे कजन ने तो ये कर लिया, उसने तो फलां ने तो ये कर लिया, तुमने ये नहीं किया। अगर इसकी छोटी सी हम मिसाल, अगर हम करंट मुस्लिम वुमेन की बात कर रहे हैं, तो हम अपने घरों की मिसाल में देख लेते हैं कि एक माँ जब बार बार कह रही होती है कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है, तो बात ही नहीं सुनता, ये तो मेरी इसने कभी सुनी ही नहीं है, तो बच्चा क्या कर रहा है, वो बार बार अपने दिमाग में वो डायलॉग सुन रहा है और वो यकीन अपने अंदर वो बिलीफ सिस्टम बना रहा है कि हाँ, मैंने बात नहीं सुननी है। ठीक है। और अगर माँ अगर उसको अगर आप घरों में ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि अगर आप में से कोई भी मदर्स होंगी, ज्यादातर होंगी, तो वो ये कहती हूँ कि मेरा बच्चा तो ये खाना खाता ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, मेहमानों के सामने वो डिस्कस कर रही हैं ये सब चीजें, तो बच्चा, आप नोट करेंगी कि अब वो बच्चा वो जिंदगी भर वो खाना नहीं खाएगा। ये एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी बच्चे की जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब बच्चा क्या करता है, इन चीजों से कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज होता है और फिर उसका बिलीफ सिस्टम इवेंचुअली ग्रो करने लगता है। और अगर देखें कि बच्चे का ताल्लुक नहीं है माँ बाप से, तो वो क्या करता है कि उसके दिल में रिजेंटमेंट आ जाती है इवेंचुअली। और वो क्या कहता है कि यार मैं इनकी रिस्पेक्ट तो करूंगा, मैं इनको गिफ्ट्स भी लाके दूंगा, बड़ा होके सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं इनसे एडवाइसेस नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इनसे ताल्लुक ही नहीं है, वो इससे रिलेट ही नहीं कर पाता। फिर इस तरह की टर्म्स यूज करता है बच्चा कि नहीं, आप तो पुराने जमाने के हैं, आपको क्या पता, मेरे दोस्त को ज्यादा पता है। ठीक है, वो जाता है अपने दोस्तों से एडवाइसेस लेता है, उसको ये होता है कि यार मेरा दोस्त मेरी बेइज्जती तो नहीं करता ना, मुझे जज तो नहीं करता ना। तो ये ताल्लुक
से तरबियत और तरबियत से बिलीफ सिस्टम का जो एक एक कनेक्शन है ना, वो समझने की बहुत जरूरत है। अगर तो पेरेंट्स अब्यूजिव हैं, क्रिटिसाइज किया है या ट्रॉमा दिया या बुली किया, तो फिर तो आप सोचें कि आप तो तरबियत करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ही नहीं उतरे ना। तो आप तो इस मैदान में आ ही नहीं सके कि आप तरबियत करेंगे या नहीं करेंगे। फिर वो अपने दोस्तों से, अपने मोहल्ले मोहल्ले से, अपने किसी टीचर से या इधर उधर से वो तरबियत जमा करके अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाएगा, वो चाहे किस जैसा भी हो, फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर इसके दूसरे एंगल को देखें कि किसी भी तरह चले, घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, ताल्लुक बना दिया, लविंग पेरेंट्स थे और बच्चे को स्ट्रेस नहीं दिया और ताल्लुक बना पाए वो लोग, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो पेरेंट्स जो है तरबियत करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ गए। तो अब उनके ऊपर है कि वो किस तरह से बच्चे को कौन सा सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, या उसको वो दुनियादार बंदा बनाना चाहते हैं या फिर वो आखिरत का बंदा बनाना चाहते हैं। बिलीफ सिस्टम को अगर आप समझने की कोशिश करें ना, वो वैल्यूज और कोर्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए हमारे लिए उसमें क्रुशल होते हैं। तो अ, बस आप इसको ऐसे देख लें, टू समराइज इट, कि वो जो पहले 12 साल है ना बच्चे के, वो आपने या तो बच्चे को बना दिया या उसको बिगाड़ दिया। और उसमें सबसे ज्यादा क्रूशल रोल जो है उसकी मदर का होता है। क्योंकि मदर ने अगर, वही जो अभी हिना ने मेंशन किया कि मदर करेजियस है और बच्चे को बार बार कह रही है कि नहीं नहीं बस जान बचा लो, जान बचा लो बाकी खैर है, और डरपोकों वाली बातें की, और बस किसी भी तरह किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से बच्चे को मना करिए, तो वही चीज बच्चे में बस इंस्टॉल हो रही है और वो इवेंचुअली अपनी लाइफ टाइम के लिए एक डरपोक बच्चा बड़ा होके फिर दूसरों की जिंदगी में भी दूसरों को भी सिखाएगा कि अपनी जान बचानी है बस, और जिंदगी का मकसद यही है। तो वो इसके अलावा माँ बाप जो हसरत से जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हैं जो बाहर के मुल्क सेटल हो रहे हैं, जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं, जिनके बड़े बड़े घर हैं। तो वो क्या करते हैं, घरों में भी यही डिस्कशन हो रही होती है बच्चों के सामने कि यार देखो उसका घर कितना, उसने बाहर से पढ़ के आया, देखो उसने फिर अपने बच्चों को इतने डॉलर भेजे, इतने घर बना लिए, इतनी गाड़ियां ले ली हैं। तो बच्चा क्या करता है कि वो इवेंचुअली उस चीज को देखता है और कहता है कि बस जिंदगी का मकसद बस ये दो चार चीजें, ये चीजें मैंने कर ली तो बस मैं कामयाब हूँ। और अगर लेट सपोज माँ बाप के घर के हालात जो है वो ठीक नहीं है और थोड़े गरीब गरीब घराने के लोग हैं, तो वैसे तो अल्लाह ताला ने हर गुर्बत में भी रहमत रखी है और पैसे में भी, दोनों की अलग अलग आजमाइशें हैं। लेकिन हम एज अ पेरेंट क्या करते हैं, हम अपने बच्चे के सामने रिजेंटमेंट शो करते हैं कि यार क्या क्या गुर्बत वाली लाइफ है, इस जिंदगी से तो ये जिंदगी से तो निकलना ही बेहतर है, और ये इस तरह की चीजें शो करते हैं, हम शेमफुल फील करते हैं। तो बच्चा क्या करता है, तो वो हसरत भरी निगाहों से देखते हैं उन लोगों को जो बहुत पैसे कमा रहे हैं या जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चा क्या करता है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे पर्पस करप्ट करने की एग्जांपल देती हूँ। बच्चे ने देखा कि माँ बाप शेम फील कर रहे हैं अपनी गुर्बत से, ठीक है, यहाँ पे हालांकि वो क्या कर सकते थे, इस गुर्बत का से को ही पॉजिटिव हथियार बना के वो अपने बच्चे को बहुत बड़ी एक सोच का मालिक बना सकते थे। लेकिन वो क्या करते हैं कि बच्चे के दिल में रिजेंटमेंट शो कर देते हैं, तो वो बड़ा होके क्या करता है, उसकी अमीर बनने की हसरत रहती है और वो अमीर बनने की कोशिश करता है। लेकिन वो क्या करता है, उसका पर्पस करप्ट कैसे होता है कि वो दूसरों को शो करने के लिए अमीर बनने की कोशिश करता है, ना कि इससे मैं अपने घर के हालात ठीक करूं या फिर दूसरों का भला हो जाए। देखिए आप यहाँ पे किस तरह पर्पस करप्ट होता है। तो छोटी छोटी चीजें हम घरों में कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं, ये चीजें कर रहे होते हैं, तो हमें आइडिया नहीं होता कि उससे किस तरह बच्चे की एक सेल्फ जो बिलीफ सिस्टम बनता है। और फिर मैं आपको रिलेशन बताती हूँ फिर अभी बिलीफ सिस्टम का, कैसे कि वो सेल्फ एस्टीम से कैसे रिलेट करती है। जब बिलीफ सिस्टम इंसान का बनता है ना, तो उसकी ना सेल्फ वर्थ बनती है। और जब इंसान की सेल्फ वर्थ बनती है ना, तो उसकी सेल्फ एस्टीम बनती है। आप इसको इस तरह देखिए कि लो सेल्फ एस्टीम होगी ना किसी बंदे की, तो वो बड़े काम नहीं करेगा, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बड़े काम। और एक लो सेल्फ एस्टीम होगी का बंदा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बड़े गुना। यानी कि एक बंदे का लो सेल्फ एस्टीम है क्योंकि उसका सेल्फ सेल्फ वर्थ लो है, क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम में करप्ट किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं चेन इफेक्ट, ये पीछे के पीछे जाता है और सिर्फ तरबियत से इसका ताल्लुक है। तो अगर एक बंदे की लो सेल्फ एस्टीम है, तो वो बड़े बड़े गुनाह जैसे तागूत हो गया, जैसे इसके अलावा और कितने बड़े गुनाह हम घरों में कर रहे हैं जो कि इंतहाई
कबीरा गुनाह है, लेकिन हमें वो क्या कर लगते हैं नॉर्मल। तो हम क्या करते हैं, अपने लो सेल्फ एस्टीम में उनकी डेफिनेशंस को फिट कर देते हैं, और रात को अच्छी से नींद सो जाते हैं कि यार नहीं, हम एक अच्छे मुस्लिम हैं, तो हमसे इन चीजों का सवाल नहीं होगा। तो बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हमने सबसे पहले सेल्फ एस्टीम को बिलीव, तो इससे आप ये मतलब इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा तो फिर आपका सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। चलिए, वैसे तो हम सहाबियात को और प्रॉफिट्स को बहुत उस तरह से निगाह से देखते हैं ना, कि जैसे कि वो तो ऐसे औलिया थे और इतने बड़े बड़े वो अल्लाह के बंदे थे, तो हम उनकी लाइफ भी कोई और थी, वो तो सिर्फ हमें हिदायत देने के लिए आए थे, हमने उनकी लाइफ से थोड़ी कुछ सीखना है। तो मैं आपको एक रीसेंट टाइम की एग्जांपल देती हूँ, जिसमें एक, वैसे तो बहुत सी एग्जांपल्स है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। ये जो हमारे 4 इमाम हैं, उनमें से एक इमाम मालिक की मैं एग्जांपल देती हूँ, उनकी मदर की एग्जांपल, कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे की जो है वो इंटरेस्ट की डायरेक्शन चेंज की, और कैसे उन्होंने उस इंटरेस्ट को प्रॉपर ट्रेजेक्ट्री डिफाइन कर दी आखिरत की तरफ। बचपन से ही जो इमाम मालिक को ना सिंगिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी मदर का क्योंकि हाई सेल्फ एस्टीम थी, तो उन्होंने अपने विजन को अपने बच्चे में इंस्टॉल करना था। लेकिन विजन मार धाड़ से या एडवाइसेस करने से थोड़ी आता है। उन्होंने एक स्ट्रेटजी यूज की कि उन्होंने बचपन से, वो 4-5 साल के थे, बुक्स में आता है कि 4-5 साल के थे, तो उनकी मदर उनको ना स्कॉलर्स के कपड़े पहनाती थी, और इस तरह से उनको रिस्पेक्ट देती थी कि जिस तरह हम अपने बड़े उस्तादों को ट्रीट करते हैं ना, उस तरह से उनको रिस्पेक्ट देती थी। और उनको ये बार बार रिपीटेडली वो ये करती थी, कोई एक दिन का इवेंट नहीं था, वो रिपीटेडली करती थी। और उनको कहती थी कि बेटा, तुम दुनिया में भी इस चीज से दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, क्योंकि उनको सिंगिंग का शौक था ना। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे इस चीज को भी कैटर किया कि उनकी फीलिंग्स भी वैलिडेट की, और उनको जलील भी नहीं किया और बेइज्जत भी नहीं किया कि तुम किन कामों में पड़ गए हो। उन्होंने हिकमत के जरिए उनको कहा कि बेटा, तुम दुनिया भी इसमें हासिल कर सकते हो, और तुम इसमें दूसरों की मदद भी कर सकते हो, अपनी आखिरत भी संवार सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर किस तरह उन्होंने उनकी ट्रेजेक्ट्री चेंज कर दी, उनका पर्पस डिफाइन कर दिया। तो फिर इवेंचुअली इस तरह होता था कि वो पढ़ते थे, उस्तादों के पास जाते थे इमाम मालिक, तो वो जब वापस आते थे तो वो एक वो टीचर बनते थे, छोटे से बच्चे, और वो उनकी स्टूडेंट बन के बैठ जाती थी और कहती थी कि अब तुमने आज जो जो सीखा वो मुझे तुम सिखाओ। तो आप देखिए किस तरह से ना, किस तरह से एक माँ ने अपने बच्चे का पूरा पर्पस अलाइन किया, और कैसे उनकी आखिरत और दुनिया दोनों की भलाई का सामान तैयार कर दिया। तो अगर हम इसके अलावा बाकी कॉजेज को देखें, तो सोसाइटी एंड मीडिया अगर आप देख रहे होंगे, ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है भाई, ये कैसे लो सेल्फ एस्टीम कॉज करता है। तो वही मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले पूरी की पूरी तमहीद बांधी थी, कि कैसे बिलीफ सिस्टम अगर आपका नेगेटिव है ना, तो आपकी सेल्फ वर्थ कम है, तो इंसान क्या करता है कि जो सोसाइटी और मीडिया में हो रहा है वो उससे टोटली इन्फ्लुएंस हो जाता है। माँ ने अगर बिलीफ सिस्टम में डाला हुआ है कि अच्छा दिखना फर्स्ट प्रायोरिटी है, लोगों को खुश करना हमारी जिंदगी का मकसद है, और इसी से हमें तस्कीन मिलती है, इसी से हमें खुशी मिलती है, तो वो ऑलरेडी एक लो सेल्फ वर्थ का बच्चा। तो आप सोचें कि वो सोसाइटी और मीडिया में जब परफेक्शनिज्म, फेक परफेक्शनिज्म देखेगा, तो वो यही यही सोचेगा ना कि भाई यही है जिंदगी का मकसद, और बस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो, वो जो कर रहे हैं और जो जो खुशियां शो कर रहे हैं मीडिया पे फेक, उसी को फॉलो करो, यही परफेक्ट लाइफ की एग्जांपल है। और एक ऐसी रैट रेस में पड़ जाएगा, और डिप्रेशन और ये सब तो इन इन सब चीजों का बाय प्रोडक्ट है। और अगर इसके इसके बरअक्स हम देखें कि बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है, तो इवेंचुअली बच्चा एक सर्टेन एज के बाद उसको समझ आ जाएगी, यार ये सोसाइटी, ये मीडिया, ये सब के सब ना फेक ही है, इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ में ये बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल हुआ होगा कि बेटा ये सब चीजें टेम्परेरी है, और इनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जिंदगी में। तो इसको समराइज मैं इस तरह करूंगी कि अगर आपका अपने बच्चे के साथ बुरा ताल्लुक है, तो गलत बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ, गलत बिलीफ सिस्टम से लो सेल्फ वर्थ यानी कि आप अपने वर्थ को ही लो कर दिया, तो फिर आपकी सेल्फ एस्टीम इरिपेरेबल तरीके से आपकी लो हो जाती है।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर इंसान की सेल्फ वर्थ स्ट्रांग हो, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो ना, तो इंसान की अगर जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो कभी ऊपर कभी नीचे भी हो सकती है, टोटली नॉर्मल है। कोई बंदा ये सोच रहा हो कि यार मेरी सेल्फ एस्टीम फला जगह कम हो गई तो बस मेरी तो है ही परमानेंटली लो, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी मैं एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल इस तरह देना चाहती हूँ कि अगर आपका बॉस आपको कह दे कि यार तुमने ये फला प्रोजेक्ट जो किया है उसमें तुम्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो बंदा क्या करता है, थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम का डिप आता है इंसान के अंदर कि यार हाँ, मतलब उसको थोड़ा अजीब सा फील होता है अपने बारे में। लेकिन क्योंकि अगर उसकी बेस अंदर से स्ट्रांग है, उसकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल बनी हुई है और बिलीफ सिस्टम में उसके ये इंस्टॉल किया गया कि नहीं भाई, ये जिंदगी के चैलेंजेस है भाई, इम्प्रूवमेंट ही इसी तरह आती है कि आपको बार बार फीडबैक दिया जाए, तो वो क्या करता है, रिपेयर करता है अपनी सेल्फ एस्टीम को। तो आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह कि कैसे एक सेल्फ एस्टीम का कनेक्शन बन रहा है आपका पेरेंट्स का आपके साथ ताल्लुक और बिलीफ सिस्टम के साथ। जी, अब हम देखते हैं कि कुछ आपको जो साइन्स नज़र आएँगे लो सेल्फ एस्टीम के, उसमें सबसे पहला जो साइन है, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होता अपने ऊपर। उसके बाद आप हर वक़्त माशरे में अपने आप को एक नेगेटिव जो है कंपैरिज़न में रखते हैं लोगों के साथ, जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं होती। और वो तभी इंसान करता है जब आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है। जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत भी हो और लोगों से एक आपका उस टाइम पे हेल्प बनती हो कि आप उनसे हेल्प लें, आप वहाँ पे उन लोगों से हेल्प के लिए भी नहीं कह सकते। आप अपने आप को हर वक़्त शक और एक आप एक अजीब-सी एक फ़िक्र में रहते हैं और अपने आप को एक शक की निगाह से देखते हैं। इवन आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया या आपकी जो थॉट है या आपका डिसीज़न ठीक भी हो, लेकिन आप अपने आप को हमेशा डाउट करते हैं। उसके बाद आप अपने आप से हर वक़्त अपने आप से नेगेटिव टॉक करते हैं। नेगेटिव टॉक यानी कि आप अपने आप को ही ये यकीन दिला देते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हैं और आपकी सोच, आपकी जो भी एबिलिटी है वो मैटर नहीं करती। उसके बाद होता क्या है कि आप एक लोगों को खुश करने वाले इंसान बन जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ये स्टेज बहुत ही ख़तरनाक होती है। वो इस तरह से कि जब आपको आदत पड़ जाए लोगों को खुश करने की, उससे फिर क्या होता है कि आप ज़िंदगी भर इसी में ही लगे रहते हैं। और अगर आपको होश आ जाए, बाज़ औक़ात तो हम दुनिया से भी ऐसे ही चले जाते हैं, इसी इसी फ़ेज़ में चले जाते हैं कि हमने अपनी कभी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ़ एस्टीम को, सेल्फ़ अवेयरनेस को पहचान ही नहीं सकते और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको समझ आ जाए कि आपके अंदर कहाँ ख़राबी है और आपकी सेल्फ़ एस्टीम डैमेज हुई हुई है, उससे क्या होता है कि जब आप अपने राइट्स के लिए भी खड़े हों और अपनी बात आपकी ठीक हो और आप वो कहना भी चाहें, तो इतनी आदत पड़ चुकी होती है लोगों को आपको ना सुनने की, कि उसके बाद वो आपको बदतमीज़ समझेंगे, आपको कहेंगे कि ये तो अब वैसा है नहीं और आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी बाउंड्रीज़ को स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, आपको हर वक़्त डर होता है कि आप फ़ेल हो जाएँगे। कोई अच्छा कदम भी आपने लेना हो, आप नहीं उठा सकते। क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी ही नहीं है, आपके अंदर यकीन ही नहीं होता अल्लाह पे उस तरह से कि आप अपने फ्यूचर के बारे में अल्लाह पे तवक्कल कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि करंट स्टेट ऑफ अ मुस्लिम वुमन। जी ज़ोया। अच्छा, करंट स्टेट ऑफ अ मुस्लिम वुमन जो मैं थोड़ा बहुत समराइज कर पाई हूँ इर्द गिर्द के माशरे में मुस्लिम वुमन की जो जो रिपीटेड पैटर्न्स है उनको देख के, वो इस तरह के, इसमें जो चाइल्ड अपब्रिंगिंग आ जाती है, बैड पेरेंटिंग मॉडल। बैड पेरेंटिंग मॉडल क्या होती है, अक्सर लोग सवाल करते हैं यार बैड पेरेंटिंग होती क्या है, ज्यादातर उनके यही कंसर्न्स होते हैं कि यार हम किस तरह बैड पेरेंटिंग को अवॉइड करें। मैं इसको अब थोड़ी सी इसको डिफाइन कर दूंगी कि अगर हमारा बच्चा हमारे बहुत लाड या हमारे बहुत ही डर में है ना, तो इसका मतलब हमने पेरेंटिंग सही नहीं की है। हम सब अपने अपने घरों में देखें और एनालाइज करें कि क्या हमने बच्चे को बहुत फेयर में पाला है। बेशक हम उनको सही बात भी बता रहे हो लेकिन डरा के बता रहे हो, या फिर हमने उसको उनको इतने लाड में रखा है कि वो जो भी करे जा रहे हैं हम बिल्कुल बस प्यार किए जा रहे हैं, और जो खिलौना मांग रहा है या जो भी चीज कह रहा है हम करे जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम बैड पेरेंटिंग मॉडल पे तो चढ़ गए हैं। और अगर हमने अपने बच्चे के अंदर ये 3 C's याद रखे कि अगर हमने अपने बच्चे के अंदर कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी इंस्टॉल नहीं कर पाए ना, तो इसका मतलब है हमने अपनी चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में बहुत बड़ा फ्लॉ क्रिएट कर दिया है। अगर हम एज वाइज देखें कि तो शुरू के 0 to 4 years में आपने बच्चे की फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना होता है, उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ता है, उसके इर्द गिर्द का माहौल बहुत स्टेबल होना चाहिए, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के फैन होने चाहिए।
ऑनेस्टली मियाँ बीवी एक दूसरे को इस तरह देखे कि जैसे कि इनको आज ही मोहब्बत हुई है। इस तरह से इतना क्रूशियल है ये चीज, क्योंकि रिसर्च ने शो किया है कि इवन मियाँ बीवी की एक न्यू बॉर्न दूसरे कमरे में रखा है उसको, ये प्रॉपर रिसर्च हुई है कि न्यू बॉर्न को दूसरे कमरे में रखा है और साथ वाले कमरे में मियाँ बीवी लड़ रहे हैं और बेस बच्चा सो रहा है न्यू बॉर्न। लेकिन बाद में जब उसके हार्ट रेट को एनालाइज किया तो बच्चे की हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ी है। तो आप सोचें, हम समझते हैं कि बच्चे के सामने क्या, उसको भी तो समझ ही नहीं आ रही। तो इवन बच्चा माँ के पेट में भी होता है और अगर मियाँ बीवी झगड़ रहे हो तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। तो आप सोचें कि ये कितनी क्रूशियल चीज़ है कि मियाँ बीवी और घर का माहौल कितना पॉजिटिव रहे ताकि बच्चे की मेंटल हेल्थ, तो शुरू के 0 to 4 years में तो बहुत क्रूशियल है। वैसे तो थ्रू आउट बहुत क्रूशियल है, लेकिन मैं एज वाइज अगर बहुत क्रिटिकल चीज़ों को मैं वो करूँ तो मैं इस चीज़ को बता रही हूँ। इसके अलावा हम 5 years से ऑनवर्ड्स बिल्कुल हम उसको घरों में बिठा के रखते हैं, गैजेट्स के सामने बिठा के रखते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करते। एक आइडियल सिनेरियो में बच्चा घर में जब वापस आए तो इतना थका हुआ हो कि वो बिल्कुल आते साथ ही गिर गिर के सो जाए। ये आइडियल सिनेरियो है। इसके अलावा हम ये जो आजकल प्री नर्सरी और ये किंडरगार्टन के कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं, इससे बच्चे का आईक्यू बिल्कुल ड्रॉप हो जाना, पेरेंट्स के फॉल्स हीरोज को फॉलो करना, वही फियर्स एंड फैसिनेशंस वाली ट्रेनिंग, और डोपामीन एडिक्शन, बहुत ज्यादा शुगर की कंजप्शन, टीवी गैजेट्स, इनसे डोपामीन इतना ज्यादा एक्सपोज होना जिसकी वजह से बच्चों में बहुत एग्रेशन आ रहा है। हम लोग पेरेंट्स सवाल कर रहे होते हैं जाके काउंसलर्स के पास, बच्चा बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा चीखें मारता है, मार मार धाड़ शुरू कर देता है, क्या वजह है? उसकी बहुत सी वजहें, माँ बाप में से कोई एक पेरेंट है जिसका बिहेवियर में इस तरह की चीजें उसने लर्न की है, या इसके अलावा उसका डोपामिन लेवल इस हद तक डाइल्यूट हो गया कि वो उसको जब वो चीज नहीं मिलती तो वो इंसान क्या करता है, जब उसकी डोपामिन उसको सेटिस्फाई नहीं करती तो इंसान गुस्से में आता है, फ्रस्ट्रेशन में आता है। और हमें इस चीज का आइडिया ही नहीं, हमें ये चीजें बहुत बेमायनी लगती हैं, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ये इतने स्ट्रांग और इतने क्रूशल होते हैं कि इनके रिजल्ट्स फिर बाद में आते हैं और फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमने गलत किया था तो क्या किया। इसके अलावा मियाँ बीवी के आपस में झगड़े, लोगों को लगता है कि हमारे इवन एनर्जी भी मियाँ बीवी के दरमियान नेगेटिव होना तो बच्चा उसको फील करके डिप्रेशन में जाता है, और उसके जो जो न्यूरॉन्स है उसकी डेवलपमेंट में अगर उसकी बहुत हिंड्रेंस आती है। बच्चा कॉन्स्टेंटली अगर स्ट्रेस की सिचुएशन में रहा है तो उसका ना तो हार्डवेयर ब्रेन बनता है, हार्डवेयर ब्रेन मीन्स कि उसका फिजिकल ब्रेन भी नहीं डेवलप हो पाता, और ना ही फिर उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसके अलावा जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारे हैं उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे की तरबियत पे पड़ते हैं। और किस तरह फिर एक 12 से 13 साल के बच्चे से ऑनवर्ड्स भी माँ बच्चे को इस तरह ट्रीट कर रही होती है कि जैसे वो एक छोटा बच्चा है। 25 29 30 साल के बच्चे को भी, लड़के को, बड़े आदमी को भी ऐसा फील करा रहे होते हैं, बेड पे ला ला के नाश्ते खाने दे रहे होते हैं, मतलब बच्चे के पाँव दबाते हुए तो मैंने अक्सर देखा होता है माओ को कि मेरा बच्चा थका हुआ है। तो ये सब चीजें इंसान का जो अ, जो है उसके कैरेक्टर को, उसकी क्रिएटिविटी, उसके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा वो करती हैं। और और इंसान एक प्रॉपर है हाई सेल्फ एस्टीम का बंदा बन ही नहीं पाता। लेकिन हम कितना लाड में कहते हैं कि कोई नहीं, मेरा बच्चा है, मैं इसकी खिदमत नहीं करूंगी तो मेरी मेरी जिंदगी का मकसद ही मेरे बच्चे की खिदमत है, और तो मैं आई क्यों हूँ जिंदगी में। फिर हम इसके अलावा हम एग्जाम्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि बच्चे की मेंटल हेल्थ हमें बिल्कुल उसके आगे जीरो लगती है, इसलिए हमारे सामने कितने सोसाइटल रेट्स कितने ज्यादा, मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो साथ ही कितना सुसाइड के रेट्स बढ़ जाते हैं। जिससे हम अक्सर ये कहते, ये हमें सुनने को मिलता है कि हमने एग्जाम तो शायद जीत गए लेकिन हम बच्चा हार गए। तो बेसिकली करंट स्टेट ऑफ अ मुस्लिम वुमेन को मैं अगर एक लाइन में डिफाइन करूँ तो ये कि पैसा कमाओ जान बचाओ वाला स्लोगन टाइप का हमने आजकल करंट स्टेट यही है मुस्लिम वुमेन की, जिसका कोई रिलेशन नहीं है आखिरत से, कोई रिलेशन नहीं है इसका अल्लाह ताला से या कुरान और सुन्नत से, कोई रिलेशन नहीं है। अ, इसी तरह इंसान दिमागी तौर पे छोटे छोटे बोने क्रिएट करता रहता है आगे, और फिर वो आगे से छोटे छोटे दिमाग के बंदे और पैदा करते हैं, और ये बिल्कुल एक चेन इफेक्ट चलता रहता है।
अगर हम इंटेंशनल डिसरिगार्ड की बात करें रिलीजन का, वो किस तरह करते हैं, तो अब देखें कि बच्चा, हर माँ बाप यही कर रहा होता है, हम सब यही कर रहे होते हैं अपने घरों में, कि बच्चों को हम ये कहते हैं कि बेटा सच बोलो, चोरी ना करो, गिबत ना करो, किसी को तंग ना करो, ठीक है, हम ये कह रहे होते हैं, बच्चा कहता है ठीक है ठीक है। लेकिन आप ये बात दिमाग से सारे निकाल दें कि बच्चा एक्शन से सीखता है, आपकी एनर्जीज आपके एक्शन से सीखेगा, वो आपके वर्ड से कभी भी नहीं सीखेगा। और जब वो 12-13 साल में, जब उसका दिमाग डेवलप होता है, उसको सही गलत की समझ आती है, तो वो जब देखते हैं कि यार पेरेंट्स ने तो मुझे ये कहा था कि ये झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, लेकिन वो कर तो वो सब वही रहे। तो वो क्या करता है कि टीन एज में आके शदीद कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाता है, जिसको हम अक्सर माएँ और बाप डिस्कस करते हैं, यार पता नहीं टीन एज में आके बच्चे को क्या हो जाता है, वो इतना इमोशनल हो जाता है, इतना अग्रेसिव हो जाता है, इतना ज्यादा उसके अंदर हाई टेम्परामेंट आ जाता है, वो पता नहीं क्यों आता है, तो उसकी ये वजह है। अच्छा, अच्छा, वो खवातीन कौन सी होती हैं जो और मर्दों पे इमोशनली डिपेंडेंट होती हैं? वो खवातीन जिनकी मदर्स ने हर वो काम किया होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, जिसमें उसकी जिंदगी का मकसद ही शौहर को खुश करना हो, या फिर उसको हर वक्त अपने ससुराल वालों को जीतने की तगदों में रहना हो, या फिर वो हद हर वक्त खुद को विक्टिमाइज कर रही हो कि बेटा मेरे साथ तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ, तुम्हारी दादी ने तो ये कर दिया, तुम्हारी फूफो ने तो ये कर दिया। तो इसका ये जो इफेक्ट है ना बच्चे के दिमाग पे, ऐसा पड़ता है कि वो जिंदगी भर जिंदगी जो उसकी गुजरी होती है अपने माँ बाप के घर में, तो वो उससे यही अखस करके अपने ससुराल में या अपने हस्बैंड के घर जाती है वो बंदी, कि बस मैंने जिंदगी में मुझे खुशी देगा तो मेरा हस्बैंड ही देगा, अगर वो सर्टन एक्ट करेगा या सर्टन बातें मेरे साथ करेगा तो मैं खुश खुश हो जाऊंगी, ठीक है। या वो मुझे इसी तरह रखेगा जिस तरह फिल्मों में रखते हैं हीरो अपनी हीरोइन को, तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो वो क्या करती है, उसकी जिंदगी का मकसद, उसकी जिंदगी का जो सेंटर है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बन जाता है कि किसी तरह मुझे कैसे खुश रखेगा मेरा शोहर, उसकी जिंदगी का यही मकसद बन जाता है। या फिर मैंने ससुराल वालों को कैसे जीतना है, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि हम घरों में दावत करते हैं। आजकल कितना ट्रेंड बन गया है कि 4-5-6-7 खाने तो एक नॉर्मल चीज बन गई है। मतलब इससे किसी ने कम रखा तो सब एज्यूम करते हैं कि नहीं, अगला बंदा तो बहुत माइंड करेगा कि हमें तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। तो आप देख रहे हैं इवेंचुअली, अगर हम बाप दादा पीछे, हम अपने ग्रेट ग्रैंड फादर्स के टाइम पे जाएं, तो ये चीज बिल्कुल कितनी माइन्यूट होती थी कि बस जो घर में है वही अ, सामने रखा, और कितनी मोहब्बत होती थी उस टाइम पे, और कितना एक बॉन्ड होता था, यूनिटी होती थी मेहमान के और होस्ट के दरमियान। लेकिन अब ये कि आधे साथ ही मेहमान देखते हैं, और जो मेजबान होता है उसको ये होता है कि वो हलकान हो जाता है, वो पागल हो जाता है कि मुझे किसी तरह खुश करना है। बेसिकली वो अपने अंदर की फॉल्स एक्सपेक्टेशंस और फॉल्स बिलीव्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है कि हाँ, मैंने क्योंकि 15 डिशेस रखी थी दावत में, तो यही मेरी जिंदगी का मकसद है कि मेरे मेहमान मुझसे खुश हो गए। और वो बच्चे जो उधर खेल रहे होते हैं कोने में, वो आपको लगता है कि वो खेल रहे हैं, लेकिन वो ये देख रहा होता है कि मेरी माँ ने किस तरह एक सांस भरी है, ठंडी सांस भरी है, कि किस तरह उसने अचीवमेंट हासिल कर लिया आज ये इतनी बड़ी दावत करके। अगर इसके अलावा हम देखें कि सेल्फ सेंटर्ड वुमेन क्या है आजकल, करंटली अगर हमारे माशरे में, वो या तो ये होगी, उसके दो एंगल्स हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं। या ये होगी कि वो अपने अंदर इतनी ज्यादा बिजी होगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने पिछली ईद पे जो जोड़ा पहना था वो नेक्स्ट ईद पे तो नहीं पहना, वरना मेरी दोस्तें या कजन्स मेरा मजाक उड़ाएंगी। इमोशनल बाइंग कर रही हैं इतनी ज्यादा, सोशल मीडिया पे वैसे इतने कैंपेन्स चल रही हैं, वो इन्हीं लोगों के लिए, यही उनके कस्टमर्स हैं। हम सब इसके विक्टिम्स हैं, हम इमोशनल बाइंग कर रहे हैं आजकल। कितना ज्यादा इसका ट्रेंड बढ़ गया है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कभी भी इतने बूम पे नहीं थी जितनी आजकल है। और पाकिस्तान में, अगर हम सब रिलेट करते होंगे, जो जो पाकिस्तान के, कि लॉन की सेल लग जाए तो जिंदगी में अचीवमेंट आ जाती है कि हमने आज सेल से लॉन ली है। या फिर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स ने जो मेकअप प्रोडक्ट हमें इंडोर्स कर दिया, उन्होंने कह दिया कि इससे मेरे दाग चलेंगे, तो हम फौरन से क्लिक करेंगे लिंक पे और हम कहेंगे ये तो मेरी जिंदगी में बहार ले आएगा ये सब कुछ। तो इसका दूसरा एक्सट्रीम एंगल ये है कि मुस्लिम वुमेन आजकल की ने अपने आप को करियर में इतना ज्यादा इंडल्ज कर दिया कि उसको अपने बच्चे, उसको लगता है कि नहीं, शादी करना और बच्चा करना तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो हर कोई कर रहे हैं, तो आपको जिंदगी में कल्चरली मतलब इम्प्रूव, कल्चरली अपनी
अपने आप को मनाने के लिए आपको ये सब कुछ तो करनी होती है, ये तो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के। लेकिन वो अपने करियर में इतनी इंडल्ज होती है और फिर बहुत फ़ख्र फ़ील करती है इस चीज़ में कि मैंने अपने करियर को बिल्कुल भी टॉप पे रखा हुआ है, और वो पीछे उस चीज़ पे पर्दा ड डल जाता है कि उसका बच्चा कितना सफ़र हो रहा है, उसका हस्बैंड कितना सफ़र हो रहा है, इवन वो खुद कितनी सफ़र हो रही है। जो मैं इसकी एक छोटी-सी मिसाल दूँगी कि छोटे-छोटी बच्चे होते हैं, 2-2 महीने, 3-3, 4-4 महीने की बच्चों को लोग उसमें डाल देते हैं, डे केयर में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद जब बच्चे इसी तरह के बच्चे जब बड़े होते हैं और वही फिर अपने माँ-बाप के साथ रिलेशन, जब वो शुरू के क्रूशियल ईयर में माँ ने उसको फिज़िकल टच और फिज़िकल प्रेज़ेंस नहीं दी और हर वक़्त अवेलेबिलिटी नहीं दी, और वो अपनी इमोशनल कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाए अपने बच्चे से, तो अ, कुछ अरसे बाद जब वही बच्चा उनको धुतकार के बाहर चला जाएगा, तो वो वही माँ बैठ के सोचेगी कि मैंने क्या किया? मैंने तो करियर बच्चों के लिए बनाया था, इन्हें अपने लिए बनाया था, इन्हीं को खुश करने के लिए, इन्हीं के लिए एग्ज़ाम्पल बनने के लिए किया था, तो ये बच्चे मेरे से क्यों अलग हो गए? तो इंसान कभी-कभी इस तरह की डीप डाउन जो चीज़ें होती हैं, जो कि इंसान की ज़िंदगी की को या तो बना देती है उसके बच्चे को, या खराब कर देती है, उसको पूरी तरह हम इग्नोर कर देते हैं। जी, सेल्फ एस्टीम असल में होती क्या है, उसको समझने के लिए हम थोड़ा-सा सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर बात कर लेते हैं, कि जिसमें सेल्फ अवेयर एक बंदा जो होता है उसको कहते हैं खुदी। तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, उससे पहले आपकी सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक गिफ्ट के तौर पे डाली होती है। हमारी एबिलिटी टू चूज़, एबिलिटी टू थिंक, और हमारा जो डिसीज़न लेना है वो बहुत मैटर करता है। और वो तभी आ सकती है जब आप अपने आप को पहचानें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या तोहफ़ा दिया है। अगर हम देखें तो आजकल मुसलमानों के जो हालात हो गए हैं वो ये हैं कि वो अपने आप को अहमियत ही नहीं देते, क्योंकि उन्होंने दीन को समझा ही नहीं है। इस तरह कह लें कि जब किसी मुश्किल वक़्त में आप पड़ते हैं तो आप उस टाइम पे आपके अंदर एक आवाज़ आती है, वो अल्लाह ने आपको दी होती है, और वो ये होती है कि अल्लाह ने आपको हिम्मत दी होती है वो कदम लेने की उस मुश्किल वक़्त में, कि आप क्या कर सकते हैं उस टाइम पे। और और ये होता है कि आपने सिर्फ़ स्टेप लेना है और अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है, और इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि आपको आपका जो है तवक्कुल अल्लाह पे होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को पहचानते हैं, और उसके बाद आप अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रैक्टिस करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो इलामा इकबाल का एक शेर मैं पढ़ूँगी, खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी क्या रज़ा क्या है। तो अगर आप इसमें देखें, थोड़ी-सी डेप्थ में जाएँ, तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक हदीस का रेफ़रेंस देती हूँ, जो कि है सुनन अबी माजा हदीस बुक 190, और नंबर है 3702 में 37092 का। और उसके अलावा जो है ये अल बुखारी की भी हदीस है 1244, जिसमें कि हदीस काफ़ी लंबी है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है कुछ इस तरह से है कि जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम का वाक़या बताया गया है, कि जब वो शहीद होते हैं, जब उनको न्यूज़ मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत हो गई उनकी, तो उनका बाजू ऑलरेडी कटा हुआ होता है। और वो क्या करते हैं कि वो उनको जब न्यूज़ मिलती है कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो वो अपना बाजू बिल्कुल उखेड़ लेते हैं, और उसके बाद वो लड़ते हैं, और वो भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। अब उनका अल्लाह ने क्या मामला किया कि उनको अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अल्लाह ताला उनसे हम कलाम हुए, और उनसे अल्लाह ताला ने पूछा कि अब्दुल्ला बिन हराम तू क्या चाहता है? जिस पे उन्होंने कहा कि अल्लाह तू मुझे फिर से इस दुनिया में भेज, और मैं फिर से ही आपकी राह में लड़ूँ और शहीद कर दिया जाऊँ। अब आप देखें कि उनकी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एस्टीम कितनी हाई थी। अल्लाह ने कहा ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो इस दुनिया से चले जाते हैं मैं उनको वापस नहीं भेजता। तो फिर अब्दुल्ला बिन हराम ने कहा कि आप मेरे पीछे जो लोग हैं उनको मैसेज दीजिएगा। अल्लाह ताला ने उनके लिए कुरान में एक आयत उतारी, जो कि हमें मिलती है अली इमरान वर्स 169 में, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को मुर्दा ना समझो, बेशक वो ज़िंदा हैं और अपने रब के पास उनका रिज़्क है।
अब आप देखें कि अल्लाह अपने बंदों के साथ क्या मामलात करता है जी, और वो कैसे करता है जब इंसान ने अपनी खुदी को और अपनी सेल्फ इस्टीम को पहचाना हो। जब अल्लाह ने हमें कह दिया कि अल्लाह ने हमें सबसे बेस्ट फॉर्म में बनाया, तो हमें इस चीज़ पे डाउट होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ मैस्लो ट्रायंगल डिस्कस करूँगी और फिर हम इसका कंपैरिज़न करते हैं। मैस्लो ट्रायंगल क्या है? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, उसने जो है कि इंसान की पूरी जो ज़िंदगी का निकाला अख़ज़ किया, वो ये है कि सबसे पहले उसकी नीड है पानी, फूड, उसके बाद उसकी नीड आती है सेफ्टी की और उसकी फैमिली की। जब वो ये भी अचीव करता है, फिर उसका दिल करता है कि उसकी फैमिली हो, उसके रिलेशनशिप्स हों और उसमें उसको प्यार मिले, वो प्यार दे। जब वो ये भी सब अचीव कर लेता है, तो जो एक स्टेप आता है इंसान की लाइफ में, वो है वो अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रैक्टिस करता है कि उसकी इंडिविजुअल क्या एक मकाम है और लोगों की नज़र में उसकी क्या रिस्पेक्ट है। और फिर अगर बहुत सारे लोग ये चीज़ जब कर लेते हैं, तो बहुत से लोग इस चीज़ को भी पहुँचते हैं और बहुत से नहीं भी पहुँचते, जिसमें है सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। अब ये तो हो गया मैस्लो का ट्रायंगल। लेकिन अगर अब हम देखें कि एक मुसलमान के लिए हायरार्की ऑफ नीड्स कैसे होती है, तो वो है हमारे पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, जो कि उन्होंने भी यही सब कुछ माँगा, लेकिन अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ऑपोज़िट वे में है कि उन्होंने सबसे पहले जो है उनकी सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन हुई हुई थी कि वो अल्लाह के भरोसे अपनी बीवी और अपने बच्चे को एक ऐसी जगह छोड़ गए, जहाँ पे ना पानी, ना फल, ना कुछ और। उन लोगों की सेल्फ एस्टीम इतनी हाई थी। उसके बाद उन्होंने, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो नमाज़ कायम करें, बाज़ लोगों के दिल में उनकी तरफ मोहब्बत और मतवज्जो हो, यानी कि फिर उन्होंने लव, सेफ्टी माँगी और एंड पे आके उन्होंने खाने की बात की अल्लाह ताला से कि उनके लिए रिज़्क अता फ़रमा। तो ये होती है एक मुसलमान की हायरार्की ऑफ नीड। इसका कंक्लूजन क्या है? हमने जो इतनी डिस्कशन की, इसका कंक्लूजन ये है कि जब एक लो सेल्फ एस्टीम की औरत इस दुनिया में परफॉर्म करती है, तो वो हर गलत, सही और हर चीज़ को बर्दाश्त कर जाती है, जबकि बर्दाश्त करना, सब्र करना असल में वो होता है जो एक सही बात के कहने पे आपको आगे से मिले और आप उस बात पे सब्र करें, वो होता है सब्र। हमारे यहाँ सब्र की डेफिनेशन बहुत गलत ली गई है, जिसमें गलत बात को बर्दाश्त करना भी, घर बचाना, सब्र में आ जाता है। क्या होता है कि आपकी आखिरत भी बर्बाद, आपकी दुनिया भी बर्बाद। लेकिन अगर आप देखें हाई सेल्फ एस्टीम की जो ख़वातीन हैं, वो कैसे भी हालात हों, वो अपने आप को भी हाई रखती हैं और अपने ख़ानदान को भी हाई रखती हैं और उससे इंशाल्लाह उनकी आखिरत भी बच जाती है। जी ज़ोया। अच्छा, बस मैं इसको थोड़ा-सा कंक्लूड करने की कोशिश करूँगी कि हमारी सहाबियात की कैसे सेल्फ एस्टीम, कैसे वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करती थी। अ, बचपन से ही उनके जो बिलीफ सिस्टम में होता था ना कि हमने जो भी करना है अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करना है, हमने ज़िंदगी में कोई भी स्टेप लेना है, हमने पेरेंटिंग करनी है, हमने जैसे भी खुद को भी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है, क्योंकि हर इंसान की तो कब्र में उसका उसका ही हिसाब होगा ना। तो उनकी जो तमाम की तमाम साइकोलॉजी थी वो इस्लाम के अकॉर्डिंग थी। हम क्या करते हैं, हम इस्लाम का थोड़ा-सा पार्ट अपनी ज़िंदगी में लाते हैं जो कि मज़हब है, और उसके अलावा बाकी हमने सारा का सारा पार्ट दुनिया का लिया होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल में छोटी स्टोरीज़ हैं 2 सहाबियात की, लेकिन मैं वो बिल्कुल शॉर्ट करके आपको बताऊँगी। पहली सहाबिया हैं हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा। इनके बेटे का नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। एक दिन हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का का मुहासरा किया था। ये सब स्टोरी आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता होगी। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अपनी मदर के पास आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एंगल देना चाहती हूँ कि कैसे वो किस तरह अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करती थी और कैसे हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, किस तरह हम उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अपनी मदर के पास आते हैं और कहते हैं कि इस तरह से मैं जंग पे जा रहा हूँ, तो आप बताएं कि मैं क्या करूँ। तो उनकी मदर उनको एडवाइस करती हैं कि तुम जंग लड़ो, और चाहे चाहे तुम इसमें शहीद होते हो या तुम कामयाब होते हो, तुम दोनों तरीके से कामयाब हो। और फिर उसके बाद वो ये उनको वो ना कहती हैं कि आओ, मैं तुम्हें ना एक दफ़ा हक करना चाहती हूँ। तो वो जब उनको हक करती हैं, तो वो उनकी शील्ड फील करती हैं, वो जो उन्होंने पहनी होती है, आर्मर उनका फील करती हूँ। कहती हैं कि जिसको शहादत की तलब हो, तो वो ये इस तरह की चीजें
इस तरह की चीजें नहीं पहनते हैं, तुम उतार दो इसको। तो सोचें आप कि वो माँ कितनी ख्वाहिशमंद है अपने बेटे की शहादत के लिए, और वो बार बार यही बता रही है कि बेटा तुम हक की राह में जा रहे हो, तुम हक की राह में जा रहे हो, तो तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और बस वो उनके एक एडवाइस करती हैं कि तुमने जस्ट अपने औराक को जो सिवार है उसको टाइटली बांध लो, ताकि तुम्हारे औरा ना जाहिर हो तुम्हारी शहादत पे। और तुम अल्लाह का नाम लो और तुम जाओ और हक को बातिल पे फतह कर दो। तो आप देखें कि कोई बच्चा अपनी माँ के पास आए और इस तरह की कॉन्वर्सेशन करे, तो क्या माँ आगे से हमारी सोसाइटी की जो है औरतें, हम इस तरह की बात कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ? तो आप सोचें कि वो किस लेवल पे सोचती थी। और इस तरह फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर जाते हैं और फिर शहादत उनकी होती है, और 3 दिन तक हज्जाज बिन यूसुफ उनकी लाश को लटका के रखते हैं, और फिर तीसरे दिन उनकी मदर आती हैं, और फिर वो बहुत फख्र से हज्जाज बिन यूसुफ हजरत अस्मा बिनत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहता है कि देखा कि कैसे मैंने तुम्हारे बेटे को सजा दी। तो आगे से उनका जवाब सुने आप, कि वो ये कहती कि तुमने तो इसकी दुनिया सिर्फ तबाह की है, लेकिन उसने तुम्हारी हमेशा की जिंदगी तबाह कर दी है। तो देखिए कि आप किस तरह से उन्होंने अपनी हाई सेल्फ एस्टीम का, इससे ज्यादा प्राइम एग्जांपल मतलब कैसे मिल सकती है कि एक बच्चा जा रहा है इस तरह मैदान जंग में, और किस तरह एक मदर ने क्या एटीट्यूड शो किया है। इसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल है बरका बिनत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनको उम्मे ऐमन भी कहा जाता है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से इन्होंने ही पाला था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उम्मे ऐमन एक दिन बैठी होती हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इनके पास आते हैं और इनका हाल चाल पूछते हैं कि आप कैसी हैं। और तो हजरत उम्मे ऐमन रोने लगती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके रो रही हैं। लेकिन वो उनसे वजह पूछते हैं, तो वो आगे से कहती हैं कि मैं इस वजह से नहीं रो रही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। वो तो अल्लाह ताला के पास गए, वो तो एक बेहतरीन जगह पे गए। मैं इस वजह से रो रही हूँ कि आसमान से वही का आना बंद हो गया है। और ये बात सुन के हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों तीनों मिलकर रोना शुरू कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे उनकी सेल्फ एस्टीम, फोकस और सब कुछ आखिरत बेस्ड थी। वो अपनी हर चीज की डायरेक्शन अल्लाह अल्लाह की तरफ उनकी डायरेक्शन जाती थी, और अल्लाह से ही उनकी डायरेक्शन आती थी। तो आप देखें कि हम अगर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को भी देखें, तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में हर चीज का फोकस अल्लाह रखा और आखिरत रखा। और बस दुनिया को उन्होंने एक प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ हम अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रैक्टिस कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। जी, ये हमने इसके सारे रेफरेंस डाले हुए हैं, जो हमने जहाँ से भी हमने मटेरियल सारा लिया है, ये सब उसी के रेफरेंस हैं। और जज़ाकल्लाह खैर आप सबका हमें जॉइन करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हिना एंड जोया। अब Q&A सेशन की तरफ चलते हैं। आप लोग अपना हैंड रेज कर लें, और फीडबैक फॉर्म आपके साथ चैट में शेयर किया गया है, उसको फिल कर दें। जी शौकत, आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ सही आ वालेकुम। रही है सब? जी जी पूछें। ओके। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर हम आज की विमेन को देखें, तो आज की विमेन चाहे वो जॉब होल्डर है या वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कोई भी, अगर आपने ज़्यादातर पूरे सेशन में ना औरतों को हाईलाइट किया है, मदरहुड को लेके, जॉब कल्चर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आपने विमेन पे ज़्यादा किया ना, तो ये एक थोड़ा सा वन साइडेड भी था। खैर, अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो औरतें जॉब कल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्या उनकी सेल्फ स्टीम हाई होती है या लो होती है? और काइंडली माइक मेरा अनम्यूट ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप थोड़ा जवाब देंगी तो फिर मैं दोबारा उसको कंटिन्यू करूंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का। एक्चुअली जो आपने पहला बात की कि औरतों पे फोकस किया है, एक्चुअली हमारी प्रेजेंटेशन थी ही औरतों के ऊपर, मर्दों के ऊपर है नहीं। हमने स्पेशली फोकस ही औरतों को किया है। औरतों को फोकस क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि एक माँ के घर में एक बेटी भी पैदा होती है, एक बेटा भी पैदा होता है। आपने एक बच्ची और एक बच्चे दोनों की साइकोलॉजी को बनाना होता है।
तो इसलिए एक औरत का जो रोल है मैं समझती हूँ वो बहुत ज़रूरी है। हमारी पहली जो प्रेजेंटेशंस हुई हैं उनमें मर्दों के ऊपर भी बात की गई। मैंने ख़ास तौर पे इसको इसलिए चूज़ किया कि हम एक माँ को, एक बहन को, अपने आप को हम बूस्ट कर सकें कि हमारे हमारे पार्ट पे क्या ज़रूरी है, कि हम क्या कर सकते हैं। अभी हम ये नहीं देख रहे कि हमारे हस्बैंड्स ने क्या करना है, हमारे भाइयों ने क्या करना है। हमें अपने अंदर झाँकना है, हमें अपनी सेल्फ एस्टीम को, हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस को पहले देखना है, ताकि हम अपना रोल प्ले कर सकें। क्योंकि अगर आप देखें तो कब्र में जो सवाल है ना, वो आपसे आपका ही होना है। ना आपके हस्बैंड का होगा, ना आपके भाई का, ना आपके फादर का। तो जो आपका रोल है अल्लाह ने आपसे वो पूछना है, हमसे वो पूछना है। तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद सेल्फ अवेयर हों, ताकि आप अपने बच्चे को और अपनी बच्ची को उस तरह से उस रास्ते पे चला सकें। अब आप पूछती हैं कि सेल्फ एस्टीम का जो वर्किंग वुमन है उसके साथ जी। क्या ताल्लुक है? तो हाँ वो जी, ऐसे हाँ जी। कि अगर आप देखें, आपने अगर बायोग्राफी पढ़ी हो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की, वो एक बिज़नेस वुमन थी और वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब आप कह लें कि वो मोहब्बत थी और उनकी वाइफ़ थी। ठीक है? जब तक वो रहीं उनकी ज़िंदगी में उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। और उनके पास कितना बड़ा बिज़नेस था कि वो किस तरीके से अपने बिज़नेस को भी लेके चलीं। जब उनकी शादी हुई, उनके यहाँ बच्चे हुए, उन्होंने बच्चे भी देखे। एज़ अ वाइफ़ अगर आप उनका रोल पढ़ें, उनकी सीरा पढ़ें, तो आपको समझ आती है कि किस तरह से उन्होंने अपने बिज़नेस को डील किया एज़ अ वाइफ़, और किस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड का साथ दिया जब वो गारे हिरा में जाते थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो क्या रोल पीछे से प्ले करती थीं। तो आपको सारी समझ आ हाँ, जाती है कि हाँ, सेल्फ एस्टीम ने कहाँ से समझ लेनी है। गई। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि ठीक है, हज़रत खदीजा की बात मैं समझ गई हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जब जॉब कल्चर में वुमेन्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती हैं, या वो बहुत उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या कह लें सेल्फ स्टीम हाई होती है, तो बहुत ज्यादा जो मैरिजेस है ना वो स्पॉइल होती हैं। जब एक जॉब होल्डर फीमेल को पता चलता है कि हर चीज मेरे पास है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, हर चीज गेन कर लिया मैंने, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि जो विमेन जॉब कल्चर को कह लें, या अलीट अलीट की तो खैर मैं बात नहीं करूंगी, बल्कि ओवरऑल सारी की ही बात कर लेती हूँ, तो जॉब जो है वो औरतों के वुमेनहुड और मदरहुड को चेंज कर मैं पुरानी इरा की बात नहीं कर रही। हम जिस इरा में रह रहे हैं, हम 2024 में हैं इस टाइम। और अगर अब की वर्किंग लेडीज को, आप लोग भी मिले होंगे, मैं भी मिली हुई हूँ, कंपैरिजन में भी चलें देख लें, अगर आप पिछले कोई 10-15 साल पीछे जाएं, वर्किंग वुमेन और तरह से थी। और सेकेंडली, हम कभी भी कंपैरिजन इंटरनेशनली नहीं कर सकते, उनका कल्चर ही कुछ और है। हम अपने पाकिस्तान में देखें 10-15 साल पहले की औरत और इस टाइम 10-15 साल बाद वाली औरत, सेल्फ स्टीम का फर्क है। और सेल्फ स्टीम के फर्क की वजह से औरतों का वुमेनहुड चेंज हो गया है, मदरहुड चेंज हो गया है, मैरिजेस जो है मैरिजेस जो हैं वो बहुत उस पे बहुत इफेक्ट आया है। तो इतना कॉन्फिडेंस हाई करना, इतनी सेल्फ स्टीम सिखाना, या इतनी हर चीज में प्रेज करना, अ, आपको नहीं लगता कि ये माशरे को अच्छा करने की बजाय उसको मजीद खराब कर रहा है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी ज्यादा एग्जैजुरेट कर देना, ये माशरे में खराबी का बायस नहीं बनता? आपको क्या लगता है? जी देखिए, अगर तो ये सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर आप बात करें, तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। और जो सेल्फ एस्टीम जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप किसी भी एरा में चली जाएँ, चाहे आप 10 साल पहले चली जाएँ, 200 साल पहले चले जाएँ, अभी आ जाएँ, बाहर की कंट्रीज़ में आ जाएँ या पाकिस्तान में आ जाएँ। मुझे ये पता है कि जो कुरान और हदीस में एक गाइडलाइन एज़ अ मुस्लिम वुमन के लिए दे दी गई है, वो दुनिया दुनिया ख़त्म होने तक के लिए, वो इसी दुनिया के लिए दी है, आखिरत के लिए नहीं है वो गाइडलाइन हमारे लिए। तो अगर आप उस गाइडलाइन को लेके चलेंगी, तो उसके अंदर अगर आपने सीरा पढ़ी है, आपको कुरान का पता है, आपको सीरा का पता है, और उसके अंदर जो भी सेल्फ एस्टीम, एक हाई सेल्फ एस्टीम की क्वालिटीज़ आती हैं, आप उसको फ़ॉलो करती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई भी हर्ज है उसको लेके चलने में, क्योंकि मुझे ये पता है कि अल्लाह ने ये दीन मुकम्मल बनाया है और ये आखिरत तक के लिए यही दीन रहेगा, और यही गाइडलाइन हमारे लिए है और हमने इसी को फॉलो करना ही करना है, चाहे वो घर है, चाहे वो जॉब है।
अच्छा, इस चीज में मैं एक चीज ऐड कर दूं जो उन्होंने बोला कि देखिए कि उनको ये लग रहा है ना कि जो जॉब कर रही हैं लड़कियां उनकी सेल्फ एस्टीम हाई है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो ये उनका ये कंसर्न है कि यही कॉन्फिडेंस हम अपने बच्चियों को भी सिखाने हैं तो वो भी इवेंचुअली यही करेंगी, हाई सोसाइटी में हाई कॉन्फिडेंट बनने के लिए जॉब्स करेंगी, ये करेंगी। लेकिन अगर हम सहाबियात की सीरा पढ़े ना, तो उनकी जिंदगी में उन्होंने भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के टाइम पे जो उनकी फाइनेंस मिनिस्टर थी मार्केट की, वो सहाबी थी एक। और इस तरह की बेतहाशा मिसाल है जो हजरत खदीजा की मिसाल दी इन्होंने। इस तरह की बेतहाशा खवातीन ने जो अपने स्किल, देखिए स्किल डेवलपमेंट हर औरत का हक है, बल्कि उसके ऊपर फर्ज होना चाहिए। इंसान की जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, उसके हस्बैंड का या बाप का, किसी का कोई गारंटी नहीं है लाइफ की। स्किल डेवलपमेंट की यहाँ बात नहीं हो रही, आप अपने स्किल डेवलपमेंट में इतनी हाई हो कि जैसे अब देखिए आप इसराइल की मिसाल देख लें। वो जब जब ये हमास और उसकी वॉर स्टार्ट हुई थी, तो कुछ लोग खड़े हुए थे इसराइल के, पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इतना पैसा भेज दिया था इसराइल के। उन्होंने पूरी की पूरी एक बेस स्टार्ट कर दी थी कि अब हम तैयार है बिल्कुल वॉर के लिए। बात ये है कि हम स्किल लें, हम हार्वर्ड जाए, अपने बच्चों को भेजें, हम खुद भी जाएं, लेकिन जब वो हार्वर्ड जाएं तो उनको बताएं बेटा पर्पस तुम्हारा इस्लाम होगा, सर्व तुम इस्लाम को करोगे, तुमने अपने घर नहीं चलाना, तुमने लंदन में फ्लैट्स नहीं लेने, तुमने गाड़ियां नहीं लेनी, तुमने तुमने अपने पर्पस, जहां इस्लाम को तुम्हारे पैसे की जरूरत होगी, जहां इस्लाम को तुम्हारे स्किल की जरूरत होगी, वहां तुमने देना है। तो इंसान का कॉन्फिडेंस और इंसान की स्किल डेवलपमेंट में तो को गेन करने में तो कोई जरा बराबर भी शक नहीं है। लेट्स टेक तैयबा नसीम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपने एक जगह पर डोपामाइन डाइल्यूट हो जाने की बात कही, तो डोपामाइन अगर डाइल्यूट ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अ, अ, देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, मतलब इसमें मैं बिल्कुल जेनेरिक सी बात करूंगी, ये तो बहुत वास्ट टॉपिक जी है। मेरा बच्चा 3 साल का है। अच्छा, बच्चे से रिलेटेड है। हाँ। जी। अब देखिए जिस तरह, अब देखिए कि आजकल के जो ग्राफिक्स हैं स्क्रीन के अंदर, वो किस किस लेवल की है, कितने एडवांस्ड है। तो अगर हम वो ग्राफिक्स से डेली डेली तौर पे अपने बच्चों को एक्सपोज करें, तो उसका डोपामिन का सेंटर क्या हो रहा है, दिन ब दिन हर एपिसोड, हर कार्टून के एपिसोड के बाद बड़ा हो रहा है। तो उसको नेक्स्ट टाइम क्या होगा, पिछली एपिसोड जो जो हम एक कार्टून उसको दिखा रहे होते थे, वो उसको बोरिंग लगने शुरू हो जाएंगे। फिर उसको और हाई ग्राफिक्स और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वो डिमांड करेगा। वो बताएगा, वो खुद कहेगा मम्मी नहीं ये नहीं लगा, ये दिस इज बोरिंग, अब दूसरा नया नया चीज मुझे देखनी है। ये हमने खुद अपने घरों में एक्सपीरियंस किया है, हमने बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि हाँ। कि ये चीज कितनी डेंजरसली आपके बच्चों को इफेक्ट करी। अगर आप डाइट की बात करें, तो अगर आप जंक फूड खिलाएं बच्चे को, शुगरी चीजें खिलाएं और घर का खाना ना खिलाएं, तो उसमें ये होता है कि उसमें भी बच्चे का इतना डोपामिन डाइल्यूट हो जाता है कि उसको इवेंचुअली वो शुगर उसको अपनी जिंदगी का पार्ट लगने लगता है, और अगर उसको शुगर ना मिले तो वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। हम हमारे इर्द गिर्द कजन्स में माहौल में यही हो रहा है। अगर आप थोड़ा नोट करें ना सबको, तो यही चीजें चल रही है हर जगह। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है, आप इसके ऊपर रिसर्च करें डोपामिन डायलेशन कैसे होती है और उसको कैसे रोकना है। और इसका आप परेशान ना हो, इसका तरीके भी होते हैं कि आप जिस जिस बच्चे का डोपामिन अगर सेंटर डाइल्यूट हो गए हैं, तो ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दिखाती थी ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन जब मुझे इस कॉन्सेप्ट का पता चला, तो मैंने क्या किया, हमने बिल्कुल घर से टीवी हटा दिया और सब कुछ हटा दिया। शुरू में बच्चा आपको इतना टफ टाइम देगा, मारेगा, धाड़ेगा, चीखें मारेगा, क्योंकि जाहिर है विड्रॉल, जब विड्रॉल होता है किसी भी इंसान को, जब नशा उससे ले लिया जाता है, तो सोचें कि क्या हाल होता है उस बच्चे हाँ। का। तो तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमने उसके साथ कम्युनिकेट किया कि नहीं अभी स्क्रीन नहीं हो सकती, बस ड्यू टू सम बहुत से फैक्टर्स हमने बताया कि नहीं स्क्रीन अब हमारे घर में नहीं है, टीवी नहीं है, बस अब नहीं है, फोन को भी हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। तो बच्चा ना क्या हुआ, आहिस्ता 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 शुरू में 2 वीक्स हमारे ऊपर बहुत मुश्किल गुजरे थे। इवेंचुअली उसको उसकी नीड खत्म हो गई। इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके ऊपर रिसर्च करें, ज्यादातर 2 to 3 वीक्स में इंशाल्लाह ये विड्रॉल हो जाता है, और फिर बच्चा अपनी पुरानी नेचुरल स्टेट में आ जाता है। और फिर आप नोट करेंगे कि उसके अंदर एग्रेशन, बदतमीजी और बार बार जो ये झगड़ा करना और ये सब कुछ, ये सारी चीजें उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ना डिम डिम होने लगती हैं। आई होप कि आपको थोड़ा इसका पर्सपेक्टिव जी। मिल गया होगा। जी दादा। ओके, रिमशा लारेब, आप खुद को अनम्यूट करें।
जी मैम, मैंने दो सवाल करने थे। एक तो मैंने ये बात करनी थी कि अगर हमारी मतलब अगर हमारा चाइल्डहुड ऐसा रहा है कि हमें मतलब हमें वो प्यार नहीं मिला, और अगर कोई सिंगल पेरेंट था, मतलब माँ बाप में से एक फोत हो गए हैं और फादर पास नहीं है, वो आपने एक ऐसी लाइफ गुजारी है जहाँ आपको बहुत ज्यादा पुट डाउन किया गया और आपने बहुत ही सैड लाइफ गुजारी है, तो अननोइंगली आप अपने बच्चे के साथ जब उस तरह का बिहेवियर करते हैं तो उसको कैसे लाइक मतलब क्योर किया जा सकता है कि आप अपने ऊपर वर्क करें और उसके बाद आप ये चीज आगे ट्रांसफर ना करें। जी, शायद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉमन सवाल है। इसके ऊपर मेरा पर्सनली एक केस के ऊपर मैंने रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर एक काम किया था। एक केस के ऊपर जो कि एक अब्यूज्ड फैमिली की खातून थी। आगे उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, और जो कि मैंने आपको ये जो स्लाइड्स में हमने पहले डिस्कस किया था ना, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सारी लो सेल्फ एस्टीम के साइंस और कॉजेज़। तो बिल्कुल ऐसे हादसात होते हैं, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं कि ऐसे बच्चे बड़े होते हैं और अनकॉन्शियसली वो अपने भी आगे बच्चों के साथ वही साइकिल रिपीट कर रहे होते हैं। जो मैंने देखा वो ये था स्टडी करने के बाद कि एक दफ़ा अगर आपको, चूँकि अल्लाह ने, मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था ना कि अल्लाह ने आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट रखा है जो आपकी खुद ही है। वो आपको आवाज़ देती है, आप चाहें तो उसको सुने, और एक टाइम आता है वो आपको आवाज़ देना भी बंद कर देती है। तो जब तक वो आपको आवाज़ दे रही हो ना, तो आप उसकी आवाज़ को सुनें, वो क्या कह रही है। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होता है स्टैंड लेना, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा और उसके लिए आपको अल्लाह पे तवक्कल करना होगा, और उसके लिए आपको किताबें खोलनी पड़ेंगी। मतलब उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ अपने आप को कोर्सेज़ में एनरोल करें। कोई हदीस के, कुरान के, उसके अलावा इन इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ में अपने आप को एनरोल करें, ताकि आपको पता लगे कि आपके साथ हुआ क्या था बचपन में और आपने आगे किस साइकिल को रिपीट नहीं करना। Okay, let's take मुज्तबा अहमद। अच्छा, मैंने एक सिर्फ यहाँ पे पॉइंट रेज करना था। अभी कोई बहन डिस्कस कर रही थी, फिर उसके बाद हज़रत खदीजा के बारे में भी, कि हमारे पास करंट सिनेरियो में जो वुमेन, वर्किंग वुमेन हैं, उनके लिए वो जब कमाने लग जाती हैं तो अ, घर टूट जाते हैं एंड ऑल दैट इस तरह। मैं सिर्फ उसका अगर जो मेरे जहन में पॉइंट है वो ये है कि बायोलॉजिकल फैक्टर अगर बयान करूँ तो जो मियाँ बीवी के रिश्ते में जो औरत है वो मियाँ को हमेशा अपने ऊपर दिखती है। व्हेन शी स्टार्टेड अर्निंग मोर देन हर हस्बैंड, तो वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग शुरू हो जाती है कि मेरा जो बंदा है वो मेरे से आउट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर वो अपने से उसको नीचे देखना शुरू कर देती है। वो उसका कसूर नहीं है, वो बायोलॉजिकल उसके अंदर बिल्ट इन है कि वो अपने मतलब cause लीडर है, जो मर्द है वो घर का लीडर है। जब लीडर उतना परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो इट्स नेचुरल कि वो उसको फील होगा कि ये थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है। तो उस वजह से थोड़े से इश्यूज आते हैं। जब तक हम इन रूट कॉज को नहीं देखेंगे ना, किस वजह से ये हो रहे हैं, तो हम चाहे आगे पीछे जो मर्जी बात करते रहें। और दूसरा ये था मेरे जहन में कि ये मिसालें वो हैं जो हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस होके हमने ये काम शुरू किए कि घर को चलाने के लिए दोनों का काम करना ज़रूरी है। काम करना, जो पैसे अर्न करना, वो सिर्फ मर्द के लिए ज़रूरी है। औरत के लिए अपना इंटेलेक्ट बढ़ाना, अपना एक्सपोजर बढ़ाना, वो जॉब इसलिए नहीं करेगी कि वो उसने पैसे कमाने हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे जो समझ आई है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट औरत के लिए उसका एक्सपोजर, या उसने जो आगे पूरी जनरेशन को की तरबियत करनी है, उसके लिए उसको एक किस्म का कह लें एक्सपोजर चाहिए, और इंटेलेक्ट उस लेवल का चाहिए, क्योंकि बच्चे आके उससे सवाल पूछेंगे कि ये सिनेरियो आ गया, ये हो गया, अब इसमें मैं क्या करूँ, तो पहली दरसगाह तो वही है। जी, जज़ाकल्लाह ख़ैर आपके ओपिनियन का। बिल्कुल ऐसा ही है, मर्द को अल्लाह ताला ने सरबराह बनाया है, और अगर आप एक इस्लामिक हाउसहोल्ड का स्ट्रक्चर देखें तो उसी में यही होता है कि मर्द जो है वो घर का अल्फ़ा होता है, कव्वाम होता है। अगर आप कव्वाम की डेफ़िनेशन को समझें तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, और अल्लाह ने क्यों मर्द को कव्वाम बनाया है, उसमें कमाना, उसमें प्रोटेक्शन, वाइफ़ की, बच्चों की, घर वालों की, वो सारी मर्द के ही ज़िम्मे आती है। और औरत का यहाँ पे आई डोंट नो, अगर कोई थोड़ी
ये बात लग रही है कि हम यहाँ पे जॉब्स के हवाले से कोई उसको हवा दे रहे हैं कि औरत को जॉब्स करनी चाहिए, खड़े होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं कि जिनकी मजबूरी है बाहर निकलना, जॉब करना। अगर आइडियल हाउस होल्ड देखें तो एक घर का मर्द ही उसका कवाम होता है, वही कमा के लाता है, और एक औरत का काम उस टाइम पे यही होता है कि वो अपने बच्चों की और अपने घर की भरपूर जिम्मेदारी जो है वो निभा सके। कुछ सिचुएशंस में अगर उसको बाहर निकलना पड़ता है तो उसके लिए हमारे पास सीरा मौजूद है कि गाइडलाइन क्या होनी चाहिए। एक औरत को ऑफिस में अगर जाना है तो कैसे जाना है, हिजाब का क्या तरीका है, कितना पर्दा है, आवाज़ का क्या पर्दा है। तो ये सब गाइडलाइंस हैं जिनकी हम बात करते हैं सीरा के थ्रू और कुरान के थ्रू आपको मिलेंगी। जी फरहाना, आप सवाल पूछें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बस सिर्फ मुझे सॉरी मुझे सवाल नहीं पूछना, मुझे सिर्फ एक छोटा सा जो मुझे लगता है कि जहाँ पे कमी है और हमारे सोसाइटी के अंदर, वो सिर्फ मुझे एक जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने शेयर करना है आप लोगों के साथ। अभी जैसे एक ब्रदर ने कहा कि जो जो मुझसे पहले ब्रदर बात कर रहे थे, जस्ट उसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी। उस मुझे लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। जब भी हम बात करते हैं, हम एक जॉब एक के ऊपर डाल देते हैं, दूसरी जॉब दूसरी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, जबकि लाइफ जो हस्बैंड वाइफ होते हैं दैट्स अ टीम। सही, इसीलिए दूसरे बंदे को आपका बेटर हाफ कहा जाता है, क्योंकि जो डेफिशिएंसीज आपके अंदर हैं वो दूसरा पूरी करता है और आप उसकी पूरी करते हैं, राइट। इस्लाम में इसी तरह लिबास कहा गया है एक दूसरे को। तो that's the only thing I think, it's not the issue of jobs or household things or anything. It's more of जो ज्यादा इसके अंदर है वो it's about team work जो है वो मेरे ख्याल से हम लोग हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं लिया जाता, क्योंकि बच्चों को 100% माँ के ऊपर छोड़ दिया जाता है और बाहर के काम को 100% वी लीव इट ऑन द हस्बैंड, राइट। सो एंड दैट्स व्हाट हैपन। अगर आपकी वाइफ या एक औरत जो है वो पढ़ी लिखी या एजुकेटेड नहीं है, कल को अगर अल्लाह ना करे कि कोई फैमिली हस्बैंड के ऊपर कोई मुश्किल आती है, जैसे तबीयत का इशू आते हैं, हेल्थ इश्यूज और एनीथिंग, शी कैन नॉट सपोर्ट, शी कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज शी इज नॉट केपेबल इनफ, राइट। सो इसीलिए उसको भी एजुकेट होना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक मर्द को इम्पोर्टेंट है। So that's the only thing I think we are missing. A lot of people are missing in their lives, that they always keep those two parties separate. That I have this, you have this. No, it's all together. It's a one cycle. जो एक शादी होती है, it's more of a one cycle thing to me. That's all I have to say. I'm so sorry if I just go off the topic. या आपने बिल्कुल सही बात की कि ये सिर्फ मदर का रोल नहीं है इसमें। आप अगर आप साइकोलॉजी, अब यहाँ पे टाइम नहीं है, लेकिन अब न्यूरो साइंस में जाएं और आप देखें, कैटेगराइज करें कि माँ किस तरह से अफेक्ट करती है, बाप किस तरह से अफेक्ट करता है, तो दोनों का बिल्कुल, दोनों का इक्वली पार्ट प्ले होता है एक बच्चे की मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। तो अगर आपका बाप डरपोक है तो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी माँ डरपोक है तो बच्चा तो डरपोक होगा, लेकिन अगर बाप भी डरपोक है तो बच्चा जाहिर बात है वो भी डरेगा बाहर जाके। तो ये मैं हम सारी की सारी चीजें मदर पे नहीं डाल रहे हैं, ये बिल्कुल म्यूचुअल कंसर्न। मैंने प्रेजेंटेशन में ये मेंशन किया था कि मियाँ बीवी को बच्चे के सामने ऐसे बिहेव करना है, अगर वो नहीं भी फील कर रहे, लेकिन उनको आपस में एक दूसरे को ऐसे बिहेव करना है कि जैसे दे आर इन लव, एवरी डे दे आर इन लव। तो बच्चा उनकी तरफ देखेगा, उसकी इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल, हर तरह की उसकी अपब्रिंगिंग में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और मैं तो कहती हूँ कि शादी से पहले सबकी मियाँ लड़का लड़की की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जिस तरह तो हम जहेज और फंक्शंस की तैयारी करते हैं, उसके बजाय एक सेशन होनी चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए कि बेटा तुम माँ बनोगे, तुम्हारे क्या रोल्स है, बेटा तुम बाप बनोगे, तुम्हारे क्या रोल्स होंगे। क्योंकि तुम एक इंसान को बड़ा करने जा रहे हो, उसकी जिम्मेदारी तुम लोगों ने ली है, तो तुम लोग से सोचो कितना बड़ा सवाल होना है। हमें प्रॉपर इसके की कोर्सेज कराने चाहिए और सर्टिफिकेट्स देने चाहिए कि भाई अब तुम्हें सर्टिफाइड हो तो अब तुम शादी कर सकते हो, कि तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई है। तो ये इतना क्रूशल मैटर है और ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपने अक्सर, मैं आपको, आप अपने इर्द गिर्द नोट करें
कि एक फादर अगर करियर डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट की बातें कॉन्वर्सेशन बच्चे से करेगा, इंटरेस्ट देगा, उसके साथ बातें करेगा, खेलेगा, उसको टाइम देगा, टेंशन देगा, तो आपने देखा होगा कि इस तरह के बच्चे जो अपने बाप के साथ बहुत कनेक्ट होते हैं इमोशनली, फिजिकली, वो बड़े बड़े होते हैं तो वो अपने करियर में बहुत एक्सेल करते हैं। और अगर जो होता है ना एब्सेंट पेरेंटिंग और इस तरह की चीजें जो होती हैं कि बाप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा घर में और सब कुछ माँ पे डाल रहा है, तो वो बच्चा क्या करता है, बाप बाप के लिए रिजेंटमेंट शो करता है और आगे जाके फिर उसको अपने हस्बैंड से भी रिजेंटमेंट शो आ जाती, क्योंकि उसके बाप ने टाइम नहीं दिया, तो अपने हस्बैंड के लिए भी वही रिजेंटमेंट रखती है। उसको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरे बाप ने मुझे टाइम नहीं दिया तो ये बंदा भी यही करेगा, तो ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाती वो फिर आगे जाके मर्दों के साथ, जो भी उसका रिलेशन मतलब हस्बैंड के साथ या जो भी अपने इर्द गिर्द, हर मर्द को फिर इस एक ही नजर से, एक ही लेंस से देखती है कि तो ये तो सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबको अपने अपने रोल्स डिफाइंड, प्री डिफाइंड होने चाहिए अगर आपका इरादा है बच्चा पैदा करने का। अगर आपके रोल्स डिफाइंड नहीं है और आपको इस चीज की समझ नहीं है तो आई एम सॉरी टू से किसी बच्चा नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल होगा। जैनब तारिक। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। I don't have a question. मैं सिर्फ एक बात क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि जितनी भी अभी बात हुई कि औरत को जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि वो जब औरतें जॉब करती हैं और जिनकी हाई सेल्फ एस्टीम होती है उसकी वजह से घर के रिलेशंस ख़राब होते हैं। तो आई थिंक इट्स a little bit unfair to say that, and especially इनकी प्रेजेंटेशन में इन्होंने जो बात की थी वो ये की थी, हम एक assumption ले रहे हैं जनरली कि वो औरत इस्लामिक सेल्फ एस्टीम पे चल रही है, वो औरत इस्लाम की हदूद में रहते हुए जॉब कर रही है। तो अगर आपकी इस्लाम की हदूद में रहते हुए सेल्फ एस्टीम हाई है या जॉब आप कर रहे हैं, तो तब आपके रिलेशंस पे अफेक्ट नहीं आता। यू डोंट नीड टू जस्ट डू वन थिंग ताकि आपकी जो है वो सेल्फ एस्टीम हाई रहे, या फिर आप सब चीज़ें बैलेंस ना कर सकें। हर चीज़ को बैलेंस करने का नाम ही इस्लाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, राबिया हुसैन। मेरा ये क्वेश्चन है कि आज के दौर में अगर इन जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन दी है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल हमारे सामने हो, मे बी पाकिस्तान की हो या किसी भी कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज की हो, या किसी मतलब कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो हमारे सामने जिसको हम आज के दौर में रिलेट कर सके ना। जो सहाबियात की एग्जांपल्स हैं वो आज के दौर में हम, मेरा नहीं ख्याल, हमारा ना वैसा इन्वायरमेंट है ना हमारी वैसी सोच है, तो हम रिलेट नहीं कर पा सकते ना उनके साथ। उनका पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी अपब्रिंगिंग सब में डिफरेंस है हमारा। अब जो मतलब पेरेंटिंग की एज में चली गई है खवातीन, तो वो क्या अब भी अपनी स्टीम को मतलब हाई कर सकती हैं, सेल्फ स्टीम को, कि नहीं? जी, मैं समझ रही हूँ। आपका पहला जो क्वेश्चन था, जहाँ तक अब मुझे याद है, वो ये था कि अगर आपकी सेल्फ एस्टीम अभी नहीं डेवलप हुई, आपको नहीं पता कि क्या है, तो अब आपकी चूंकि शादी हो गई है, और जैसा कि हमने स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया था कि एक बच्चे की बचपन से सेल्फ एस्टीम और सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस शुरू होता है, तो अब अगर वो वक्त निकल गया है तो अब हम उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ना, मैं यहाँ पे आपके सवाल के जवाब में सबसे ही एक बात कहूँगी कि एक छोटा सा होमवर्क अपने लिए रखें आज की प्रेजेंटेशन के बाद, कि आप अपने अपने तौर पे सहाबियात की जो सीरा है ना उनको पढ़ें। आप कोशिश करें कि आप कुरान को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने आपको किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। अगर आप कोई स्किल ले रहे हैं, पहले तो आप अपना डिफाइन करें कि वो आप स्किल किस वजह से ले रहे हैं, उसका मकसद क्या है, आपकी पसंद है, या आप बस वैसे ही, मतलब जिस तरह वालिदैन ने बता दिया डॉक्टर बन जाओ तो आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन जाओ तो इंजीनियर बन गए। पहले तो आप अपना पर्पस डिफाइन करें, अपने पर्पस को क्लियर करें और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें कि जिस मकसद के लिए आपको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई मकसद है, बेमकसदा वो इस दुनिया में नहीं भेजा गया। और हमसे इस वक्त का, हमारे स्किल्स का, हमारे लोगों की हेल्प करने का सवाल होगा। आप एक छोटा सा होमवर्क करें, और वो ये है कि आप अपने आप को लाइफ में कैसे देखना चाहती हैं। और जो मैं कहती हूँ कि कैसे देखना चाहती हैं, तो वो आपका मकसद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिफाइन होना चाहिए। मैं नॉर्मल सेल्फ एस्टीम की बात नहीं कर रही, मैं गोरों की सेल्फ एस्टीम की बात नहीं कर रही, मैं एक मुसलमान औरत की सेल्फ एस्टीम की बात कर रही हूँ कि अपने आप को उस
कैसे आप देखना चाहती हैं कि जब हमसे सवाल और जो सहाबियों से सवाल होना है और हमसे भी वही सवाल होना है, तो आपको क्या लगता है कि हम कहीं उनके नज़दीक भी आते हैं? तो जब उनसे भी वही सवाल है, हमसे भी वही सवाल है, तो हमें इस पे थोड़ा गौर करना चाहिए। अब आप अपना अगर थोड़ा-सा स्टडी करें दीन को, तो अपनी आप एक पिक्चर इमेजिन करें कि आपको कैसा एज़ अ मुसलमान औरत होना चाहिए, और ये ट्रस्ट मी आपके अंदर अल्लाह ने ये ख़ुसूसियत रखी है कि आपको सही और गलत की पहचान हो जाती है। जब आप अपने आप को उस लेवल पे इमेजिन करती है ना कि मैं ऐसी खातून बनूँ, मेरे बच्चे लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल स्कॉलर्स बने या दीन की खिदमत करें, जो नॉलेज वो गेन करें वो दीन के लिए भी इस्तेमाल करें और दुनिया के लिए भी, और आप अपना पर्पस एक सेट कर लेती हैं। अब आप देखें कि आप अपने उस पर्पस से कितना दूर हैं, कितना डिस्टेंस है आपका उस पर्पस से, और कोशिश करें कि उनको आप स्टेप वाइज़ ऊपर उस पर्पस को, और जो अब आज के दौर में आप अभी इस टाइम हैं, जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है अभी की, और जहाँ आप अपने आप को लेके जाना चाहती हैं, वहाँ का जो सफ़र है ना, आप उसको कम करती जाएँ। और जब वो सफ़र आप कम करती जाएँगी, और वो आता है किताबें पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, सीरा पढ़ने से, तो बाकी कोर्सेज़ करने से, आपको जो है ना बुक्स खोलने से बेसिकली आपको वो नॉलेज पता लगेगा। तो आप अपना वो डिस्टेंस जो है कवर करें, और अपने आप को उस जगह लेके जाएँ जहाँ आपने अपने आप को अभी इमेजिन किया हुआ है सिर्फ़। और जो दूसरा सवाल था आपका कि अगर आपने स्किल लिया है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। वो देखें, डिपेंड करता है कि आपने किस मकसद के लिए वो स्किल लिया था। और अल्लाह ताला ने अपनी-अपनी खेलने से वैसे ही इंसान को मना किया है कि अपने-अपने घर, अपने-अपने बच्चे, अपने घरों को मत देखो। एक मुसलमान जो है ना, हाई सेल्फ एस्टीम का जो इंसान होता है, वो अपने इर्द-गिर्द भी ख़्याल करता है अपने घर वालों के साथ-साथ, और फिर जब वो उस लेवल पे पहुँचता है, वो फिर नेशनल लेवल पे जाता है, और जहाँ तक भी वो आगे निकल सकता है, वो उसकी परवाह करता है। तो अपने स्किल्स को अगर आप समझते हैं कि आप अच्छे तौर पे प्रैक्टिस कर सकती हैं और किसी का फ़ायदा हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, या आप किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप अपने स्किल्स को भी प्रैक्टिस करें। और अगर आप नहीं कर पा रही, तो आप अपने स्किल्स को, जो आपने जो भी एजुकेशन ली है, अपने पेरेंट्स की वजह से ली है या अपनी वजह से ली है, आप ब्रेक लगाएँ, अपने घर में टाइम दें। कल को अगर आपके पास टाइम है, आपने जॉब करनी है और आपको मतलब लगता है कि जॉब करनी चाहिए, आप करें, अपने स्किल्स को भी प्रैक्टिस करें। लेकिन मेक श्योर करें कि मकसद आपका एंड विज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ आखिरत हो, और आपकी जो मंज़िल है ना, वो आपकी आखिरत हो। तो उसके बीच में आपको जो नेमतें मिलती हैं, जो भी होता है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जी। और इनके क्वेश्चन का एक और पार्ट ये था कि आप सहाबियात के एग्जांपल्स देती हैं, और तो रियल लाइफ में जैसे पाकिस्तान में कोई इस तरह के एग्जांपल देंगे किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को ना ऐसे उनका पर्पसफुल उनकी लाइफ लगी। तो मैं आपको छोटी मोटी एग्जांपल्स दूंगी जो मेरे माइंड में आ रही है। वैसे तो बहुत सारी हैं, इतनी खवातीन ने एनजीओज खोली हुई हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े कॉजेज़ के लिए काम करती हैं। आप बिल्किस ईदी को देख लें, उन्होंने उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की अपनी ज़िंदगी में, लेकिन क्योंकि वो एक बेहतरीन हाई सेल्फ एस्टीम औरत थी, उन्होंने कराची के 25,000 बच्चों को गटर से उठाया और कैसे उन्होंने उनको पाला, और आज उनके बच्चे जो हैं वो बड़े-बड़े मुल्कों में डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी-बड़ी पोस्ट में हैं, ठीक है? इसके अलावा खाना घर के नाम से एनजीओ है, बहुत सी एनजीओज़ हैं, आप अगर रिसर्च करें तो औरतों ने सिर्फ अपने घर वालों का पेट नहीं भरा ना, उन्होंने आगे मोहल्ले से भी गई, ऊपर स्कोप किया। शहर बिल्किस सीदी का तो शहर था ना स्कोप, उन्होंने कराची के बच्चों को गटर से उठाया। लेकिन देखिए मसले बहुत है बेतहाशा, आप अपने माहौल में देखेंगी ना, कोई एक मसला उठा के देख लें आप, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। और अल्लाह ताला ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं रिज़ल्ट के ऊपर जन्नत दूँगा। अल्लाह ताला ने सिर्फ़ कोशिश और नियत के ऊपर जन्नत का बताया हमें। तो अगर आप उस कोशिश में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप शहीद कहलाएँगी। तो आप सोचें कि शहीद का दर्जा क्या है? और दूसरी बात आपने ये कही कि मैं स्किल्स में मैंने अगर गेन किए, मैंने मास्टर्स किए हैं, मैंने बैचलर्स किए। लेट्स सपोज़ अगर कोडिंग का स्किल है, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि उसको प्रैक्टिस ना करो तो आप इवेंचुअली आपका वो माइल्ड हो जाता है। मैं इस चीज़ को टोटली समझती हूँ। अगर आपका बच्चा हुआ है तो आप सर्टेन एज तक उसको जो शुरू के क्रूशियल टाइम होता है उसमें आप उसको थोड़ा-सा पॉज़ दें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ही बच्चा थोड़ा-सा स्टेबल होता है, आप बीच में से टाइम निकालें। आप
आप इर्द-गिर्द के कुछ ऑनलाइन कम्युनिटी जॉइन करके आप बच्चों को वही कोडिंग के जो आपको स्किल आता है वो आप उनको सिखाएँ। इससे क्या होगा, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लर्निंग इंसान की सिखाने से होती है, टीचिंग करने से होती है। आप घंटा निकालें दिन में, आराम से निकाल सकता है इंसान, अपने फ़ोन के लिए, टीवी ड्रामों के लिए निकाल सकता है। आप उसके लिए तो आप वो उसमें आपका कॉज़ भी, आपका पर्पस भी हाई हो जाएगा और उसमें ये होगा 2 इन 1 फ़ायदा हो जाएगा। आपकी स्किल जो आपको लेट्स सपोज़ कोडिंग आती है, तो आप वो क्या करेंगी, सिखा रही होंगी कंटीन्यूअसली, आप हफ़्ते में 2 क्लासेस ले लें। आप वो कंटीन्यूअसली जो बच्चों को सिखा रही होंगी, वो क्या होंगे बच्चे नॉर्मल अभी यूनिवर्सिटी से चले ग्रेजुएट में। आप उनको बताएँगी कि बेटा मैंने अपनी स्किल जो सीखी है उसमें ये करना चीज़, ये ना करना। तो अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर करेंगी, तो आप क्या होगा, टीचिंग टीचिंग में आपके स्किल एक्सट्रीम हाई होंगे और वैसे भी अल्लाह ताला जब भी आप किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए कोई काम करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको अपनी उस स्किल में इतना हाई कर देते हैं कि फिर आपको खुद भी समझ नहीं आती कि मैं इतना बड़ा आलिम कैसे बन गया इस फ़ील्ड में। तो आप ये ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपका स्किल कभी भी वो नहीं होगा और बल्कि इवेंचुअली आप अ, उसकी कॉम्पिटेंट तरीन मिसाल बनेंगी इंशाल्लाह। लेट्स टेक लास्ट क्वेश्चन। अदनान, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम, ये आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी जी। अदनान, आ रही है। अच्छा, इसमें मैंने ना सारी कन्वर्सेशन में चूँकि साथ-साथ में पॉइंट नोट्स कर रहा था आपके, तो उसमें 3-4 चीज़ें जो मैंने हाइलाइट करवानी थी, वो एक तो ये जो जो सेशन हुआ है इसमें काइंडली इसको रिपीट कीजिएगा, वो स्पेशली फ़ोकस कीजिएगा और रिसर्च कीजिएगा काइंडली कि वो वुमेन की जॉब्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस बारे में आए हैं कि वुमेन जॉब और बिज़नेस के स्पेशली सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है और फिर सेल्फ एस्टीम को अचीव करते हुए आपने क्या वो जॉब्स की तरफ निकल जाएँगे या बिज़नेस की तरफ निकल जाएँगे, ठीक है? ठीक है, और दूसरा उम्महातुल मोमिनीन में से किसी की भी लाइफ में बता दें किसी ने जॉब की हो या किसी ने बिज़नेस किया हो। थर्ड नंबर पे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं, उनकी लाइफ की बायोग्राफी अगर आप देखेंगी तो उनकी लाइफ में भी आप देखेंगे कोई उन्होंने जॉब नहीं की, कोई बिज़नेस नहीं किया। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, काइंडली मुझसे हो सकता है आप लोग मुझे नेगेटिव पॉइंट पे समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि सेल्फ एस्टीम को हाई करते हुए आपके एक वूमेन का जो करैक्टर जब बिल्ड होता है तो वो उसका पूरा ज़ोर होना चाहिए कि ताकि वो अपनी अगली नस्ल को तैयार कर सके। हाँ, एक्सेप्शनल केसेज़ इसमें हो सकते हैं कि कोई डाइवोर्स हो चुकी है या फिर वो विडो हो गई है, तो उस सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि ठीक है उसकी मजबूरी बन गई है। लेकिन ये देखा-देखी जो ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट में, जो पूरी सोसाइटी में ये चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं कि औरतें देखा-देखी एक-दूसरे को जॉब्स में आना शुरू हो गई हैं, फील्ड में आना शुरू हो गई हैं। ये मेरे लिए ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। अच्छा, देखिए यहाँ पे हम जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे हमने बात की है वो हमारा मकसद किसी को डिस्करेज करना, इनकरेज करना नहीं है। जॉब्स के लिए हमारा मकसद यहाँ पे जो इकट्ठे होना था वो ये था कि हम हर तरह के हालात को कैटर कर सकें। वो औरतें जिनके हस्बैंड्स डेथ हो चुकी है, अगर उनके पास कोई स्किल नहीं था, उनके पास नॉलेज नहीं था, उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है, उसके लिए सीरा पढ़नी ज़रूरी है, सेल्फ एस्टीम का होना ज़रूरी है, हाई सेल्फ एस्टीम का होना ज़रूरी है। वो औरतें जो अपनी मर्ज़ी से जॉब कर रही हैं, जिनकी नीड नहीं है और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि औरतों को जॉब करनी ही करनी चाहिए। जब आपकी शादी होती है तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम फैमिली जो सिस्टम है ना, दीन का जो सिस्टम है उसमें रखा हुआ है कि एक मर्द और एक औरत का हमने ये एक्सप्लेन किया है ज़ोया ने कि अपने-अपने रोल्स होते हैं और उसके लिए बेहतरीन ये अब होना चाहिए कि बजाय हम जहेज़ और इन चीज़ों की बातें करें, हमें ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए प्रॉपर ताकि एक औरत को उसका रोल समझ में आ सके कि जॉब करना कब ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, उसका असल मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने औरत को एक क्वीन के तौर पे जो मुसलमान औरत है ना, उसको क्वीन के तौर का एक दर्जा दिया हुआ है। मर्द का काम है कि वो कमा के लाए, मर्द का काम है कि वो अपने प्रोवाइड करे, औरत का काम सिर्फ़ उसके घर के अंदर है।
और आप कई हदीसें ढूँढेंगे तो उसमें आपको मिलता है कि औरत जो है कितनी खूबसूरती से अपने घर को सँवारती है। नमाज़ का अगर कहा बेहतरीन नमाज़ औरत की जो है वो घर के अंदर है, मर्द के लिए बाहर का। तो देखिए वो तो बहस ही नहीं है ना, उसमें तो बहुत क्लियर है। अगर अगर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं तो बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। तो ये तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि औरत का काम घर के अंदर, शादी के बाद, इवन शादी से पहले भी वो अपने बाप की प्रोटेक्शन में है, शादी के बाद वो अपने शौहर की प्रोटेक्शन में है। मजबूरी अगर आ गई तो औरत के पास स्किल मेरे ख्याल से ज़रूर होना चाहिए कि वो कल को अपने हस्बैंड के बगैर सर्वाइव करे। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, वो इसलिए की कि औरत जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है इमोशनली अपने हस्बैंड पे, कि वो सही गलत करे तो वो हर फैसले मानती है। उसके लिए उसको एजुकेट अपने आप को करना बहुत ज़रूरी है। और एक घर के निज़ाम को चलाने के लिए औरत को अपने आप को एजुकेट करना, एजुकेट से मुराद पीएचडी नहीं है दुनियावी कामों में, मैं दीन की एजुकेशन कह रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि उसमें अपने आप को एजुकेट करना, अपने पास कोई एक स्किल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं इनकरेज करने की या डिस्करेज करने की बहस ही नहीं कर रही औरत की जॉब्स के ऊपर। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। Jazakallah khair, Hina and Zoya. Thank you so much for this presentation. और आप सबका भी बहुत शुक्रिया for joining us. फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल कर दीजिएगा। मिलते हैं डिस्कशन फोरम के अगले सेशन में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।